ड्रामा की शुरुआत में हम हीरो सोंग जियान और हीरोइन यी फान को देखते हैं। दोनों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। वजह अभी नहीं बताई जाती, लेकिन सोंग जियान बहुत दुखी होता है। वो रोते हुए कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़ी, यी फान ने उसे सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यी फान भी इस ब्रेकअप से बहुत परेशान होती है। 6 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब यी फान एक टीवी स्टेशन में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करती है। उसकी आदत है कि वो दोपहर तक सोती रहती है। तभी उसकी दोस्त शाओ शाओ उसे फोन करती है। बात करते करते उसे पता चल जाता है कि यी फान अभी अभी उठी है, इसलिए वो उसे खूब डांटती है। दोनों तय करती है कि रात को एक नए खुले रेस्टोरेंट में साथ खाना खाएंगी। रात को जब वे वहां पहुंचती है तो यी फान को रेस्टोरेंट का नाम ओवरटाइम बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी दोस्त मजाक में कहती है कि अगर बॉस कभी फोन करे तो कह देंगे कि हम ओवरटाइम कर रहे हैं। दोनों हंसते हुए अंदर जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही यी फान चौंक जाती है। उस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड सोंग जियान होता है। उसे देखकर यी फान घबरा जाती है और उसके सामने आने से पहले ही वहां से निकलना चाहती है। तभी एक स्टाफ गलती से उसके कपड़ों पर जूस गिरा देता है। वो कपड़े साफ करने के बहाने वॉशरूम चली जाती है। काफी देर सोचने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो सोंग जियान पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे रोककर अपने स्टाफ की गलती के लिए माफी मांगता है और अपना कोट पहनने के लिए देता है, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं। वो उसका नाम तक नहीं लेता और सिर्फ मैम कहकर बात करता है। यी फान सोचती है कि शायद 6 साल बाद वो उसे पहचान नहीं पाया, जबकि सच ये होता है कि सोंग जियान उसे पहचान चुका होता है, बस जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहा होता है। इसके बाद शाओ शाओ फिर से रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन यी फान उसे वहां से ले जाती है। बाद में एक स्टाफ फिर से माफी मांगते हुए उन्हें फ्री खाना ऑफर करता है, लेकिन यी फान साफ मना कर देती है। वो खाने के पूरे पैसे देती है, यहाँ तक कि टिप भी छोड़कर जाती है। घर लौटते समय उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। स्कूल के समय उसका सबसे बड़ा सपना डांसर बनना था, लेकिन अब वो सपना टूट चुका है। वो इन्हीं यादों में खोई रहती है और दोस्त की बातें भी ठीक से नहीं सुन पाती। घर पहुंचने पर मकान में रहने वाले लोग उससे प्यार से मिलते हैं, लेकिन तभी वहां रहने वाला एक आदमी उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करता है। उसकी चीख सुनकर दूसरा आदमी आकर उसे बचा लेता है। दोनों आदमियों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसी दौरान यी फान वहां से भाग निकलती है। बाद में मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना के बाद यी फान बहुत डर जाती है। वो उसी रात अपनी दोस्त शाओ शाओ के घर चली जाती है। शाओ शाओ उसकी हालत समझ जाती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। वहाँ एक बड़ा शेयरिंग हाउस होता है जहाँ कई लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। रात भर यी फान को नींद नहीं आती। उसे अपने साथ हुई पुरानी घटनाएं याद आती रहती है। उसे अपनी माँ की भी याद आती है, लेकिन माँ ने कभी उसका साथ नहीं दिया। यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती है। अगली सुबह शाओ शाओ के घर के सभी लोग उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुलाते हैं। उनके अपनापन से उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वो काम पर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उसने एक दुर्घटना में बहादुरी दिखाकर किसी की जान बचाई थी, इसलिए पुलिस उसे सम्मानित कर रही है। ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इतनी बहादुर कैसे बन गई। वो सोचने लगती है कि मुश्किल समय में तो उसमें हिम्मत आ जाती है, लेकिन बाकी समय वो इतनी कमजोर क्यों महसूस करती है। उसी दिन उसका चीफ उसे खुशखबरी देता है कि अब उसे कंपनी में स्थायी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर यी फान बहुत खुश हो जाती है। न्यू ईयर की लाइव कवरेज के लिए टीम निकलती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाता है। वहीं अचानक उसकी मुलाकात फिर से सोंग जियान से हो जाती है। उसे देखकर वो छिपने की कोशिश करती है, क्योंकि वह दोबारा उससे मिलना नहीं चाहती। सोंग जियान भी ऐसे निकल जाता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। तब जाकर यी फान चैन की सांस लेती है। बाद में वो अपनी दोस्त से मिलती है, जो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वही डिलीवरी का काम भी कर रही होती है। ठंड ज्यादा होने की वजह से यी फान उसे कुछ गर्म सामान देती है, फिर खुद पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम के बाहर लंबी लाइन लगी होती है। उसी लाइन में सोंग जियान की छोटी बहन भी होती है। उसे लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन मास्क की वजह से वो पहचान नहीं पाती। तभी सोंग जियान अपनी माँ के साथ वहां पहुंचता है। यी फान घबरा जाती है और मन ही मन दुआ करती है कि वो उसे पहचान न पाए। सोंग जियान की माँ अपनी बेटी की परीक्षा की चिंता करती है और बेटे से उसे समझाने के लिए कहती है। भाई बहन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक दोस्त वीडियो कॉल कर देता है। इसी बीच यी फान नए साल की शुभकामनाएं भेजने के लिए सोंग जियान को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सोंग जियान ने उसे ब्लॉक कर रखा है। यही देखकर वो एक बार फिर उदास हो जाती है। नए साल पर सोंग जियान को शुभकामनाएं देने की चाह में यी फान
एक नया ग्रुप बनाती है। उसमें पहले कई लोगों को जोड़ती है, फिर सबको हटाकर सिर्फ खुद और सॉन्ग जियान को छोड़ देती है। इसके बाद वो उसे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजती है। मैसेज देखकर सॉन्ग जियान हैरान हो जाता है और सिर्फ एक सवालिया निशान भेजता है। यीफान सोचती है कि शायद उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन फिर अपना नाम बताने की बजाय वो भी सिर्फ एक सवालिया निशान भेज देती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज करते रहते हैं। आखिर में यीफान उसे लिखती है कि अगर ये नया साल खुशियों से शुरू नहीं हुआ तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसी समय टीवी चैनल पर न्यू ईयर की लाइव कवरेज शुरू होने वाली होती है। काउंटडाउन के दौरान अचानक भीड़ में यीफान का टकराव सॉन्ग जियान से हो जाता है। वो उसे पहचान तो लेता है, लेकिन अनजान बनकर फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी यीफान को उसके मुंह से हैप्पी न्यू ईयर सुनाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सॉन्ग जियान फोन पर बात करता हुआ दूर जा चुका होता है। इसके बाद कहानी सॉन्ग जियान की नजर से दिखाई जाती है। असल में उसने शुरुआत से ही यीफान को देख लिया था। वो जानता था कि वो उससे बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने भी उसे परेशान नहीं किया। उसने मास्क पहनते हुए भी उसे पहचान लिया था और भीड़ में जो हैप्पी न्यू ईयर कहा था वो असल में उसी के लिए था। लेकिन उसके दोस्त को लगा कि वो उससे बात कर रहा है। सॉन्ग जियान ये सुनकर झुंझला जाता है और फोन काट देता है। इसके बाद स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यीफान पहली बार स्कूल आई थी तो उसे अपनी क्लास का रास्ता नहीं पता था। उसने बास्केटबॉल खेल रहे सॉन्ग जियान से पूछा। उसने मजाक करते हुए नोटिस बोर्ड देखने को कहा। बाद में दोनों एक ही क्लास में निकले। पहले ही दिन देर से आने पर टीचर ने दोनों को डांटा और साथ वाली सीट पर बैठा दिया। तभी से यीफान के मन में सॉन्ग जियान के लिए हल्की सी पसंद पैदा हो गई थी। वर्तमान में न्यू ईयर की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद शाओ शाओ फिर से ओवरटाइम रेस्टोरेंट में पार्टी करने चलने की जिद करती है। पहले तो यीफान मना करती है, लेकिन दोस्त की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसका चीफ उसे समझाता है कि नया साल पुराने दुखों को छोड़कर नई शुरुआत करने का मौका होता है। ये सुनकर यीफान आतिशबाजी की तस्वीर खींचती है और सोशल मीडिया पर लिखती है कि इस साल उसे सिर्फ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। उधर रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही होती है। शाओ शाओ नाचते नाचते गिर पड़ती है तो सॉन्ग जियान का दोस्त उसकी मदद करता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि यीफान और सॉन्ग जियान स्कूल के समय एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो तुरंत यीफान को मैसेज करके पूछती है कि क्या वही उसका पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन यीफान किसी को जवाब नहीं देती और पूरी रात सॉन्ग जियान के रिप्लाई का इंतजार करती रहती है। अगली सुबह यीफान अपनी एक सहकर्मी के साथ नया कमरा देखने जाती है। रूममेट उसे कमरा दिखाती है और किराया बताती है। पहले तो रकम सुनकर यीफान चौंक जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि असुरक्षित जगह रहने से अच्छा है थोड़ा ज्यादा किराया देकर सुरक्षित घर में रह जाए। आखिरकार वो वहाँ रहने का फैसला कर लेती है। इसके बाद उसकी रूममेट उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खाने पर चलने के लिए कहती है। यीफान हैरान होकर पूछती है कि अगर वो एक्स है तो उसके साथ क्यों जा रही हो। रूममेट हंसकर कहती है कि उसने एक महंगे रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, इसलिए मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो लड़का सॉन्ग जियान का दोस्त सू हान है। सू हान यीफान को पहचान लेता है और पिछली रात की बातें बताता है। वो उसे साथ बैठकर बात करने के लिए भी कहता है। पहले तो यीफान मना करती है, लेकिन रूममेट के कहने पर मान जाती है। कार की पिछली सीट पर सोया हुआ लड़का अचानक उठता है। वो सॉन्ग जियान होता है। दोनों की नजरें मिलते ही दोनों चौंक जाते हैं। सुहान पुरानी बातें छेड़ देता है और याद दिलाता है कि स्कूल में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ही इस विषय पर बात करने से बचते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने पर बाकी दोस्त भी यीफान को देखकर मजाक करने लगते हैं कि कहीं वो सॉन्ग जियान की गर्लफ्रेंड तो नहीं। सुहान हंसते हुए बताता है कि वो उनकी पुरानी क्लासमेट है। फिर मजाक में कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सॉन्ग जियान का कोई चांस ही नहीं था। ये सुनकर सॉन्ग जियान उसे घूरने लगता है। पता चलता है कि ये चारों दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। खाना शुरू होने ही वाला होता है कि सुहान अचानक सॉन्ग जियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने का ऐलान कर देता है। सॉन्ग जियान पूछता है कि उसकी इजाजत किसने ली, लेकिन दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि सरप्राइज पार्टी में इजाजत नहीं ली जाती। सब मिलकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। कुछ देर बाद वॉशरूम के पास यीफान सॉन्ग जियान से अकेले बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इतने साल बाद मिल रहे हैं। सॉन्ग जियान तुरंत जवाब देता है कि कल ही तो न्यू ईयर पर मिले थे। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि मास्क लगाकर छिपने की कोशिश उसी ने की थी। यीफान सफाई देती है कि उसे लगा था वो उसे पहचान नहीं पाएगा। इस पर सॉन्ग जियान कहता है कि उसने नहीं, बल्कि उसकी बहन ने उसे पहले पहचान लिया था। यीफान भी मजाक में कह देती है कि वो उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उसकी पैंट की जिप खुली थी। ये सुनकर सॉन्ग जियान पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद यीफान काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है।
बाहर टैक्सी का इंतजार करते समय सोंग जियान उसके पास आता है। वो अपने दोस्त की कार ढूंढने का बहाना बनाकर उससे बात करता है। फिर कहता है कि इतनी रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है और वो उसे छोड़ सकता है। लेकिन बातों बातों में वो उसके घर की दूरी पर भी ताना मार देता है। ये सुनकर यीफान नाराज हो जाती है और अकेले ही पैदल चल देती है। सोंग जियान उसे जाते हुए देखता है और आखिरकार उसके पीछे कार लेकर निकल पड़ता है। सोंग जियान आखिरकार कार लेकर यीफान के पास आता है और कहता है कि उसने उसे घर छोड़ने से कभी मना नहीं किया था। यीफान कार में बैठ जाती है। रास्ते में वो कहती है कि उसे पास वाले रेलवे स्टेशन पर उतार दे, लेकिन सोंग जियान बिना कुछ कहे उसे आगे तक छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में यीफान पूछती है कि उसके दोस्त सड़क किनारे खाना क्यों खा रहे थे। सोंग जियान बताता है कि वे बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए वो वहां से निकल आया। फिर यीफान को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन है। सोंग जियान मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम ये भी भूल गई? उसी समय एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल के दिनों में सोंग जियान हमेशा यीफान का जन्मदिन याद रखता था और उसे गिफ्ट देता था। जब यीफान पूछती कि इतना खास गिफ्ट क्यों, तो वो कहता कि असली बात तो ये है कि तुम अपना ही जन्मदिन भूल गई हो। फिर शर्माते हुए अपना जन्मदिन 2 जनवरी भी बता देता है। वर्तमान में ये सब याद करके यीफान मन ही मन सोचती है कि उसने कुछ भी नहीं भुलाया है। बातों बातों में रेलवे स्टेशन निकल जाता है। यीफान कहती है कि अगले स्टेशन पर उतार देना, लेकिन सोंग जियान मजाक में कहता है कि वो उसका ड्राइवर नहीं है। आखिरकार वो उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ देता है। यीफान उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि किसी दिन वो उसके लिए कुछ खास करेगी। सोंग जियान मुस्कुराकर पूछता है, क्या हम फिर मिलेंगे? लेकिन यीफान बिना जवाब दिए सिर्फ धन्यवाद कहकर चली जाती है। वो तब तक कार में बैठा रहता है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो सुरक्षित घर के अंदर पहुंच गई है। लेकिन घर पहुंचते ही यीफान देखती है कि कुछ गुंडों ने उसकी बिल्ली पकड़ रखी है। वे उसी गैंग के लोग होते हैं जिनके साथी को पहले पुलिस ने पकड़ लिया था। वे उससे बदला लेने आते हैं। यीफान किसी तरह बिल्ली छुड़ाकर भागती है। तभी सोंग जियान, जो अभी दूर नहीं गया था, ये सब देख लेता है। वो दौड़कर उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। सोंग जियान अकेले ही उनसे लड़ता है और कई चोटें भी खा लेता है, लेकिन आखिरकार तीनों को हरा देता है। बाद में पुलिस आती है और तीनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद यीफान उसे अस्पताल चलने के लिए कहती है, लेकिन सोंग जियान नाराज होकर पूछता है कि जब उसने उसे पहले ही देख लिया था तो उसने उससे मदद क्यों नहीं मांगी। यीफान भावुक होकर कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसे भी खतरा हो। उसकी बात सुनकर सोंग जियान का गुस्सा शांत हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि यीफान उस पुराने घर में नहीं रहेगी। वो खुद उसका सामान नए घर में शिफ्ट कराने में मदद करता है। रास्ते में यीफान मेडिकल स्टोर से उसकी चोटों की दवा खरीदती है। पहले तो वो दवा लगाने से मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। जब यीफान उसके गले के पीछे लगी चोट पर दवा लगाने के लिए उसके करीब आती है तो दोनों कुछ पल के लिए असहज हो जाते हैं। सामान पैक करते समय सोंग जियान पूछता है कि जब पहले भी उसके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी तो उसने घर क्यों नहीं बदला। यीफान कहती है कि उसे लगा था कि गुंडों के जेल जाने के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगी। सोंग जियान बिना कुछ कहे उसका सारा सामान नए घर तक पहुंचाने में मदद करता है। नए घर पहुंचकर यीफान फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो किसी दिन उसे खाना खिलाकर एहसान चुकाएगी। लेकिन सोंग जियान कहता है कि ऐसी हालत में वो किसी की भी मदद करता। फिर वो सामान ऊपर तक रखवा कर लौटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि यीफान पुराने घर की चाबी उसकी कार में ही भूल गई है। वो चाबी लौटाने पुराने घर पहुंचता है। वहां वो सुनता है कि जेल से छूटा वही आदमी अपने साथियों के साथ बैठा हंस रहा है और कह रहा है कि अगर उस दिन कैमरा लगा होता तो वे यीफान की जिंदगी बर्बाद कर देते। ये सुनकर सोंग जियान गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। इसके बाद स्कूल का एक और फ्लैशबैक आता है। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में यीफान डर जाती है। सोंग जियान चुपचाप उसे देखता रहता है। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उसे पसंद करता है। बाद में जब दोनों साथ घर लौट रहे होते हैं तो यीफान खुद वही बात छेड़ देती है। सोंग जियान शर्माने लगता है, लेकिन यीफान हंसते हुए कहती है कि इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं। ये सुनकर सोंग जियान बहुत खुश हो जाता है। वर्तमान में नए घर पहुंचने पर रूममेट पहले तो अचानक शिफ्ट होने की वजह से हैरान होती है, लेकिन बाद में उसे अंदर बुला लेती है। जब उसे पता चलता है कि यीफान के पास बिल्ली भी है तो वो बताती है कि उसे बिल्ली से एलर्जी है, इसलिए वो कहती है कि बिल्ली को किसी और के पास रखना होगा। फिलहाल एक रात के लिए बिल्ली वही रहती है और अगले दिन यीफान उसे अपनी दोस्त शाओशाओ के पास छोड़ देती है। शाओशाओ खुशी खुशी बिल्ली की जिम्मेदारी ले लेती है। उधर यीफान के रूममेट का अपने एक्स बॉयफ्रेंड सू हान से झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है
और अब वो उसकी दी हुई सारी चीजें वापस करना चाहती है। वो ये सामान शाओ शाओ से डिलीवर करवाने का फैसला करती है, लेकिन सू हान दुखी होकर कहता है कि वो सामान उसके घर मत पहुंचाना, सीधे कूड़ेदान में फेंक देना। इससे साफ हो जाता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, जबकि लड़की ने उस रिश्ते को सिर्फ टाइम पास समझा था। अगले दिन सोंग जियान यी फान को मैसेज करता है कि उसकी चाबी अब भी उसके पास है। यी फान समझ जाती है कि वो सिर्फ चाबी लौटाने के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने के लिए बहाना बना रहा है। वो जवाब देती है कि जब वो फ्री होगा तब आकर चाबी ले लेगी। सोंग जियान उसे उसी रात अपने रेस्टोरेंट आने के लिए कहता है। यी फान अकेले जाने में झिझकती है, इसलिए अपने 2 ऑफिस के दोस्तों को साथ ले जाती है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर सोंग जियान चाबी लौटाकर तुरंत जाने लगता है। यी फान उसे रोक कर कहती है कि उसने पहले वादा किया था, इसलिए वो उसे खाना खिलाना चाहती है। सोंग जियान अगले दिन मिलने के लिए मान जाता है। जब यी फान उससे पूछती है कि उसे क्या खाना पसंद है, तो वो हर बार यही कहता है कि कुछ भी चलेगा, लेकिन जब भी वो कोई डिश सुझाती है वो उसे मना कर देता है। दोनों की यही नोकझोंक चल रही होती है कि तभी सोंग जियान के पास फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई है। फोन रखते ही वो शांत रहता है। यी फान हैरान होकर पूछती है कि वो घर देखने क्यों नहीं जा रहा। वो मजाक में कहता है कि क्या वो फायर फाइटर है, लेकिन रिपोर्टर होने के नाते यी फान उसका पता निकाल लेती है और उसके साथ मौके पर पहुंच जाती है। वहां जांच के दौरान यी फान को पता चलता है कि आग की वजह सोंग जियान की इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, जिसे चार्ज पर छोड़कर वो बंद करना भूल गया था। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। सबको लगता है कि वो बहुत दुखी होगा, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है कि वो खुश है और चाहता है कि बाकी लोग भी खुश रहें। उसकी ये बात सुनकर सभी रिपोर्टर हैरान रह जाते हैं। बाद में जब टीवी पर यह खबर चलती है, तभी फान समझ जाती है कि सोंग जियान ने ये बात उसी के लिए कही थी। नए साल पर उसने उसे मैसेज किया था कि खुश न होना भी ठीक है। आज उसी का जवाब उसने सबके सामने दिया था। अगली सुबह यी फान की रूममेट बताती है कि उसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है और वो जल्द ही ये घर छोड़ देगी। ये सुनकर यी फान घबरा जाती है, क्योंकि उसके जाने के बाद पूरा किराया उसे अकेले देना पड़ेगा। हालांकि रूममेट उसे भरोसा दिलाती है कि इस महीने का खर्च दोनों पहले की तरह मिलकर ही उठाएंगी। उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके लिए नया रूममेट ढूंढेगी। यी फान साफ कहती है कि इस बार रूममेट लड़की ही होनी चाहिए। उसी रात वो पुराने मकान की चाबी मकान मालिक को लौटाने जाती है, लेकिन मकान मालिक उसी पर गुस्सा निकालने लगता है और कहता है कि उसकी वजह से बाकी किराएदार भी घर छोड़कर चले गए। इस पर यी फान उसे याद दिलाती है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि उस असुरक्षित मकान की है। अगर वो चाहे तो इस पूरे मामले को खबर बनाकर सबके सामने ला सकती है। ये सुनते ही मकान मालिक डर जाता है। घर लौटने पर यी फान देखती है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। उसे लगता है कि कोई चोर अंदर घुस गया है। वो डरते हुए पड़ोसियों को बुलाती है और पुलिस को फोन करने ही वाली होती है कि तभी अंदर से सोंग जियान बाहर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसकी रूममेट ने नया किराएदार किसी और को नहीं, बल्कि सोंग जियान को ही बना दिया है। यी फान तुरंत अपनी रूममेट को फोन करके डांटती है, लेकिन वो कहती है कि उसे और कोई नहीं मिला, इसलिए उसने सोंग जियान को रख दिया। उधर सोंग जियान भी अपने दोस्त को डांट रहा होता है, क्योंकि उसी ने ये सब प्लान किया था। दोस्त कहता है कि उसे अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन सोंग जियान जवाब देता है कि उसे अपनी नहीं, बल्कि यी फान की परेशानी की चिंता है। अगर पहले बता दिया होता तो वो उसे चोर समझकर पुलिस नहीं बुलाती। फोन कटने के बाद यी फान सोचती है कि वो किसी लड़के के साथ एक ही घर में कैसे रहेगी। वो सोंग जियान से बात करने जाती है। सोंग जियान कहता है कि अगर उसे परेशानी है तो वो आज रात होटल में रुक जाएगा। होटल बुक करते समय वो सीधे 5 स्टार होटल चुनता है। ये देखकर यी फान हैरान रह जाती है। सोंग जियान हंसकर कहता है कि वो हालात संभालना अच्छे से जानती है। यी फान कहती है कि इतना अमीर आदमी शेयरिंग फ्लैट में क्यों रहेगा। तब सोंग जियान पहली बार सच बताता है कि उसके रेस्टोरेंट से कोई खास कमाई नहीं होती। घर में आग लगने के बाद उसकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल उसके पास यही रास्ता है। यी फान फिर बिल्ली का बहाना बनाती है कि उसे उससे एलर्जी हो सकती है, लेकिन सोंग जियान हर बहाने का जवाब दे देता है। आखिर में यी फान कहती है कि दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं होगा। सोंग जियान समझ जाता है कि वो पुरानी बातों की वजह से झिझक रही है। वो साफ कहता है कि अब उसके मन में वैसी कोई भावना नहीं है। उसे सिर्फ 3 महीने का समय चाहिए, उसके बाद वो दूसरा घर ढूंढकर चला जाएगा। आखिरकार यी फान मान जाती है और कहती है कि आज की रात यही रुक जाए, बाकी बातें कल तय करेंगे। जाते जाते यी फान गलती से पूछ बैठती है कि क्या वो उसके साथ सोएगा। अपनी ही बात सुनकर वो शर्म से लाल हो जाती है। सोंग जियान भी मौका नहीं छोड़ता और उसे खूब छेड़ता है। तब यी फान जल्दी से अपनी बात सुधारती है और कहती है कि उसका मतलब सिर्फ कमरे से था।
फिर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह उठकर यीफान देखती है कि सोंग जियान घर पर नहीं है। वो उसे मैसेज भेजने का सोचती है। इसी बीच वो अपनी पुरानी रूममेट से मिलने एक कैफे जाती है। वहाँ रूममेट फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है कि सोंग जियान के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि शायद इसी बहाने दोनों फिर से करीब आ जाए। ये सुनकर यीफान गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। रूममेट बताती है कि कॉलेज के समय भी सोंग जियान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो हमेशा अपने दोस्त डू वान के साथ ही रहता था। लेकिन यीफान ये बात सुनकर भी विषय बदल देती है। तब रूममेट उसे सलाह देती है कि अगर सोंग जियान नहीं तो किसी और लड़के को मौका दे। इस पर यीफान कहती है कि वो उसकी तरह पैसे या फायदे देखकर रिश्ते नहीं बदलती। दोनों के बीच बहस हो जाती है और यीफान वहाँ से चली जाती है। बाद में वह अपनी ऑफिस वाली दोस्त से सलाह लेती है। दोस्त कहती है कि अगर सोंग जियान का स्वभाव अच्छा है और वो भरोसेमंद है तो उसके साथ रूम शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यीफान को भी याद आता है कि उसने कई बार उसकी जान बचाई है। आखिरकार वो फैसला करती है कि उससे बात करनी चाहिए। वो सोंग जियान को रात 8 बजे घर आने का मैसेज भेजती है। सोंग जियान तुरंत हामी भर देता है। शाम को यीफान घर पहुंचकर उसका इंतजार करती है। वो कई बार सोचती है कि उससे कैसे बात शुरू करे। कुछ देर बाद सोंग जियान आ जाता है। यीफान सबसे पहले पूछती है कि पिछली रात वो कहाँ रुका था। वो बड़े आराम से बताता है कि 5 स्टार होटल में। ये सुनकर यीफान पूछती है कि एक रात का कितना खर्च आया। सोंग जियान हंसते हुए कहता है कि क्या उसने उसे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था। फिर यीफान असली बात कहती है कि अगर कुछ नियम मान लिए जाए तो उसे उसके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वो एक एक करके सारे नियम बताती है। दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करेंगे, बिना इजाजत किसी के कमरे में नहीं जाएंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, घर का खर्च और किराया मिलकर बांटेंगे। पहले वाला किराया 7,000 था। पहले यीफान 3,000 देती थी, लेकिन अब सोंग जियान कहता है कि वो बड़ा कमरा ले लेगा और 4,000 देगा। बाकी खर्च भी बराबर बांटेंगे। यीफान आगे कहती है कि अगर किसी दोस्त को घर बुलाना हो तो पहले दूसरे की इजाजत लेनी होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर वो पूछ बैठती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। सोंग जियान कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी वो किसी को डेट भी नहीं करना चाहता। तब यीफान कहती है कि अगर भविष्य में उसका कोई बॉयफ्रेंड बना तो वो पहले से बता देगी। सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर में सोंग जियान बड़े कमरे की जगह छोटा कमरा चुन लेता है। यीफान कहती है कि अगर वो छोटा कमरा लेगा तो उसे 4,000 किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सोंग जियान साफ कहता है कि उसे वही कमरा पसंद है और वो खुशी खुशी उतना ही किराया देगा। इसी के साथ दोनों आधिकारिक तौर पर एक ही घर में रूममेट बनकर रहने का फैसला कर लेते हैं। रात को यीफान सोचती रहती है कि कहीं उसने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया। वो महसूस करती है कि सोंग जियान आज भी उसकी परवाह करता है, बस खुलकर जताता नहीं। उधर सोंग जियान अपने जले हुए घर में जाता है। वहाँ वो सबसे पहले अपना पुराना मोबाइल ढूंढता है, क्योंकि उसमें यीफान के पुराने मैसेज सुरक्षित थे। फोन मिलते ही वो मैसेज पढ़ता है। उनमें यीफान ने लिखा था कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वो कहा है उसे जल्दी फोन करे और अगर बताएगा तो वो खुद उससे मिलने आ जाएगी। ये मैसेज पढ़कर सोंग जियान भावुक हो जाता है। इसके बाद स्कूल के दिनों का फ्लैशबैक दिखता है। पूरे स्कूल में दोनों के रिश्ते की बातें होती थी, लेकिन यीफान कभी इन अफवाहों की परवाह नहीं करती थी। सोंग जियान पूछता कि क्या उसे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। वो जवाब देने की बजाय पूछती कि उसने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। बाद में दोनों साथ दौड़ लगाते हैं। सोंग जियान हर समय उसके साथ ही दौड़ता रहता है। आखिर में यीफान पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है, छिप कर नहीं, खुलेआम। अगली सुबह यीफान देखती है कि सोंग जियान अपना सामान घर में शिफ्ट कर रहा है। धीरे धीरे इतना सामान आने लगता है कि पूरा घर बदलने लगता है। फिर कुछ लोग गलती से उसका भी सामान इधर उधर रखने लगते हैं। जब यीफान रोकती है तो वे बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा करने को कहा है। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। तभी सोंग जियान आता है और कहता है कि ये सारा सामान उसे मुफ्त में मिला है। उसने बिल्ली के लिए एक खिलौना भी खरीदा है। वो कहता है कि अगर पसंद न आए तो फेंक देना। उसके जाने के बाद यीफान खिलौना देखकर मुस्कुरा देती है और अपनी बिल्ली से कहती है कि ये खास तुम्हारे लिए लाया गया है। कुछ देर बाद सोंग जियान किराए के पैसे ऑनलाइन भेज देता है, लेकिन गलती से वो 520 रुपए ज्यादा भेज देता है। यीफान सोचती है कि उसने हिसाब गलत लगाया है और पैसे वापस कर देती है। तब सोंग जियान मैसेज करके बताता है कि गलती उसी की नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर ज्यादा पैसे भेजे थे। यीफान फिर हिसाब देखती है और समझ जाती है कि गलती उसकी थी। उसे अपनी जल्दबाजी पर शर्म आती है। सोंग जियान मजाक करता है कि सबसे कभी न कभी हिसाब गलत हो ही जाता है, लेकिन यीफान शर्म से सोचती है
कि कहीं उसके पैसे लौटाना किसी इशारे जैसा तो नहीं लग गया। उधर शाओ शाओ की कहानी दिखाई जाती है। वो सुबह उठती है तो खुद को सोंग जियान के दोस्त के घर में पाती है। उसे पिछली रात की कुछ भी याद नहीं रहता। दोनों डर जाते हैं कि कहीं नशे में उनके बीच कुछ हो तो नहीं गया। वे तुरंत रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वीडियो में पता चलता है कि दोनों नशे में हंसते हुए खुद ही घर आए थे। स्टाफ उनकी लड़ाई देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद सोंग जियान का दोस्त उसके लिए खाना बनाता है। तभी शाओ शाओ को पता चलता है कि उनका पुराना स्कूल फ्रेंड शियान विदेश से वापस आ गया है। वो उससे मिलने की खुशी में बिना खाना खाए ही निकल जाती है। इधर घर पर सोंग जियान आराम से कॉफी पी रहा होता है। तभी यी फान की वीडियो कॉल पर शाओ शाओ बताती है कि शियान वापस आ गया है और वे सब अगले दिन साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर सोंग जियान थोड़ा जलने लगता है। शाओ शाओ मजाक में कहती है कि अगर जरूरत हो तो सोंग जियान को ही रूममेट बना लेना, लेकिन यी फान बात टाल देती है और कहती है कि उसे फिलहाल रूममेट मिल चुका है। फिर वे अगले दिन मिलने का प्लान बनाकर कॉल खत्म कर देती है। कॉल खत्म होने के बाद सोंग जियान अनजान बनकर पूछता है कि ये शियान कौन है। यी फान उसके बारे में बताने लगती है। सोंग जियान कहता है कि वो बेकार लोगों को याद नहीं रखता। फिर वो कहता है कि अगर वे बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसके रेस्टोरेंट भी जरूर आए। यी फान मजाक में पूछती है कि क्या उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक कम हो गए हैं। सोंग जियान कहता है कि कुछ और ग्राहक मिल जाए तो बुरा क्या है। वो उनके लिए पहले से टेबल भी बुक कर देता है। जब यी फान डिस्काउंट मांगती है तो वो सिर्फ 1% छूट देने की बात करता है। ये सुनकर वो मन ही मन उसे दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कहती है। इसके बाद यी फान रेस्टोरेंट के बाहर की सजावट पर अपनी राय देती है। वो कहती है कि अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से देखने पर रेस्टोरेंट उतना आकर्षक नहीं लगता। सोंग जियान उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ किसी की राय पर सब कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन ऑफिस में एक सीनियर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। घबराहट में यी फान के हाथ से उसकी कॉफी गिर जाती है। गलती उस आदमी की होती है, लेकिन लोग उल्टा उसी को दोष देने लगते हैं। तभी उसे अपनी पुरानी नौकरी की याद आती है। वहाँ एक डायरेक्टर हमेशा उसका पीछा करता था। जब उसने उसे नजरअंदाज किया तो उसकी पत्नी ने सबके सामने यी फान को थप्पड़ मार दिया और उसी को गलत ठहराया। कंपनी ने भी उसकी मदद करने की बजाय नौकरी छोड़ने की सलाह दी। उसी घटना की वजह से आज भी लोग उसके बारे में गलत राय रखते हैं। बाद में यी फान एक खबर कवर करने जाती है। वहाँ एक पिता ने अपनी 16 साल की बेटी से बदसलूकी करने वाले गुंडों की पिटाई कर दी होती है। वो दुखी होकर कहता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा होते नहीं देख सकता। यी फान उसकी बात रिकॉर्ड करती है। तभी उसकी एक पुरानी जान पहचान वाली लड़की उससे मिलती है और अपने घर आने का निमंत्रण देती है, लेकिन यी फान मना कर देती है क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वहाँ एक पिता और बेटी को साथ देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में जब वो बर्फ से डरती थी तो उसके पिता उसे गले लगाकर कहते थे कि जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। शाम को जब वो देर से घर लौटती है तो सोंग जियान उसका इंतजार कर रहा होता है। वो थोड़ा नाराज होकर पूछता है कि अगर देर होने वाली थी तो एक मैसेज कर देती। यी फान पहले हैरान होती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि वो सिर्फ उसकी चिंता कर रहा था। वो वादा करती है कि आगे से देर होने पर उसे पहले ही बता दिया करेगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और डू वान बाहर निकल आता है। डू वान को घर में देखकर यी फान घबरा जाती है। तब सोंग जियान याद करता है कि वो उसे पहले बताना ही भूल गया था कि उसका दोस्त आने वाला है। दोनों के बीच पहले से तय नियम था कि घर में कोई मेहमान आए तो पहले दूसरे को बताना होगा। इसलिए सोंग जियान माफी मांगता है। यी फान कहती है कि पहली बार होने की वजह से वो उसे माफ कर रही है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में यी फान अपनी दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करती है और बताती है कि अब उसका रूममेट सोंग जियान है। ये सुनते ही शियान के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो भी यी फान को पसंद करता है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर यी फान बताती है कि सोंग जियान ने सबको अपने रेस्टोरेंट आने का न्योता दिया है। जब वो 1% डिस्काउंट वाली बात बताती है तो सब लोग हंसने लगते हैं और उसे दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कहते हैं। अगले दिन यी फान दोस्तों से मिलने निकलती है। सोंग जियान बाहर बैठा गेम खेल रहा होता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने रेस्टोरेंट में टेबल बुक की थी। उसके जाते ही सोंग जियान भी चुपचाप तैयार होकर उनके पीछे निकल पड़ता है। असल में वह भी शियान को देखना चाहता था। कुछ देर बाद यी फान की मुलाकात शियान और बाकी दोस्तों से होती है। शियान उसे गले लगाने ही वाला होता है कि शाओ शाओ बीच में आकर सबको साथ में हक कर लेती है। ये देखकर सोंग जियान अंदर ही अंदर जलने लगता है। तभी उसका दोस्त भी वहाँ पहुँच जाता है। सब लोग तय करते हैं कि साथ में सोंग जियान के रेस्टोरेंट चलेंगे। रास्ते में शियान चाहता है कि यी फान आगे बैठे, लेकिन सोंग जियान जानबूझकर खुद आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है कि उसकी लंबाई ज्यादा है, इसलिए उसे वही बैठना होगा।
शियान चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। रास्ते में सोंग जियान का दोस्त स्कूल के दिनों की बातें छेड़ देता है। तभी फ्लैशबैक दिखता है। जब शियान पहली बार स्कूल आया था तो लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी थी। कुछ लड़कों ने मजाक में कहा कि अब यी फान भी सोंग जियान को छोड़कर शियान के पीछे जाएगी। ये सुनकर सोंग जियान गुस्से में उस लड़के को डांट देता है और उससे माफी मंगवाता है। लेकिन इसके बाद भी वो कहता है कि सिर्फ यी फान से नहीं, उससे भी माफी मांगो, क्योंकि उसकी तुलना किसी और से करना उसे पसंद नहीं। रेस्टोरेंट पहुंचकर सब साथ में खाना खाते हैं। शियान बार बार सिर्फ यी फान का ध्यान रखता है और उसकी पसंद का खाना मंगवाता है। शाओ शाओ मजाक में कहती है कि उसे भी वही खाना पसंद है, लेकिन शियान उसकी बात भूल जाता है। ये देखकर सोंग जियान की जलन और बढ़ जाती है। इसी बीच सोंग जियान का दोस्त मजाक करता है कि शियान और सोंग जियान दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे यी फान उनकी पत्नी हो। माहौल हल्का करने के लिए सब लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले सोंग जियान का दोस्त हारता है। उसे पास बैठे किसी को किस करने का टास्क मिलता है। वो तुरंत सोंग जियान के गाल पर किस कर देता है, फिर मजाक में बताता है कि कॉलेज में उसने पहले भी ऐसा किया था। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोंग जियान शर्म से लाल हो जाता है। इसके बाद यी फान की बारी आती है। उसे हर लड़के की सबसे अच्छी बात बतानी होती है। वो सोंग जियान के दोस्त को अमीर कहती है। शियान के लिए कहती है कि वो हैंडसम और स्मार्ट है। फिर सोंग जियान की तरफ देखकर कहती है कि वो शांत, भरोसेमंद और बहादुर इंसान है। ये सुनकर सोंग जियान खुश तो होता है, लेकिन उसे लगता है कि शियान की तारीफ कुछ ज्यादा हुई। फिर शियान हार जाता है। उससे पूछा जाता है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। वो कहता है कि उसे विदेश जाने की बजाय यी फान और शाओ शाओ के साथ उसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए था। ये सुनते ही सोंग जियान चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से यी फान ने उससे ब्रेकअप किया था और दूसरे कॉलेज चली गई थी। यी फान उसकी गलतफहमी समझ जाती है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके बाद स्कूल का एक और फ्लैशबैक दिखता है। परीक्षा की छुट्टियां शुरू होने वाली होती है। टीचर सबको घर जाकर पढ़ाई करने को कहते हैं। यी फान देखती है कि सोंग जियान के बैग में एक भी किताब नहीं है। वो पूछती है तो सोंग जियान कहता है कि सारी किताबें पहले से घर पर रखी है और वो आज जाकर खूब पढ़ेगा। तभी उसका दोस्त आकर सुबह वाला गेम खेलने की याद दिला देता है और उसकी पोल खुल जाती है। यी फान हंसने लगती है। स्कूल से निकलते समय सोंग जियान फिर उसके पीछे पीछे चलता है। यी फान पूछती है कि वो घर जाकर पढ़ने वाला था, फिर उसके पीछे क्यों आ रहा है। सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है कि दोनों का रास्ता एक ही तरफ है। दोनों साथ बस में बैठ जाते हैं और हंसते हुए बातें करते रहते हैं। वर्तमान में फिर ट्रुथ एंड डेयर का खेल जारी रहता है। सोंग जियान अब भी यही सोच रहा होता है कि शायद शियान की वजह से ही उनका रिश्ता टूटा था, लेकिन असल वजह कुछ और होती है जिसे यी फान अभी तक किसी को नहीं बता पाई। बार बार हारने पर सोंग जियान जानबूझकर खुद हार जाता है ताकि यी फान को मुश्किल सवालों से बचा सके। उससे पूछा जाता है कि वो आखिरी बार कहाँ गया था। सबको लगता है कि वो कोई मजेदार जवाब देगा, लेकिन वो कहता है कि वो आखिरी बार उसी कॉलेज गया था जहाँ यी फान पढ़ती थी। ये सुनकर यी फान हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ब्रेकअप के बाद भी सोंग जियान उसे कभी भूल नहीं पाया। खाना खत्म होने के बाद शियान बिल देने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग जियान साफ मना कर देता है और कहता है कि दोस्तों से पैसे नहीं लिए जाते। ये देखकर शाओ शाओ की भी उसके बारे में राय बदल जाती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ कंजूस बनने का नाटक करता है, जबकि दिल का बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद शियान यी फान को घर छोड़ने निकलता है। रास्ते भर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यी फान सिर्फ छोटे छोटे जवाब देती है। शियान पूछता है कि क्या उसे आज भी उस कॉलेज वाली बात का अफसोस है। यी फान कहती है कि अब पुरानी बातों पर पछताने से कुछ नहीं बदल सकता। असल में उसने ही कभी सोंग जियान से वादा किया था कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। उधर सोंग जियान का दोस्त उससे कहता है कि वो आज पूरे समय शियान से जल रहा था। इससे साफ पता चलता है कि वो आज भी यी फान से प्यार करता है, लेकिन सोंग जियान हर बार यही कहकर बात टाल देता है कि अब वे सिर्फ रूममेट है। उसका दोस्त जानता है कि ये सच नहीं है। उसे याद आता है कि जब कॉलेज के रिजल्ट आए थे तब सोंग जियान और यी फान ने साथ पढ़ने का सपना देखा था, लेकिन अचानक यी फान ने कहा कि वो दूसरे कॉलेज जाएगी। सोंग जियान ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर वो उसके साथ रही तो वो हमेशा उसके पीछे घूमता रहेगा। यही बात कहकर उसने रिश्ता भी खत्म कर दिया था। उस दिन सोंग जियान बुरी तरह टूट गया था। इधर घर पहुंचकर यी फान देखती है कि सोंग जियान अभी तक वापस नहीं आया। तभी उसका मैसेज आता है कि वो आज रात भी घर नहीं आएगा, इसलिए दरवाजा बंद करके सो जाए। यी फान पहले लंबा जवाब लिखती है, लेकिन फिर सब मिटाकर सिर्फ ओके भेज देती है। उधर सोंग जियान उस छोटे से जवाब को देखकर उदास हो जाता है। अगले दिन भी वो उम्मीद करता है कि शायद यी फान
कुछ और लिखेगी, लेकिन उसे फिर सिर्फ ओके ही मिलता है। यही सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहता है। वो घर लौटने की बजाय रेस्टोरेंट में ही सोने लगता है और पुरानी यादों में खोया रहता है। उसे स्कूल के दिन याद आते हैं जब वो सिर्फ यी फान के साथ बस में जाने के लिए रोज सीट बचाकर रखता था। चाहे वो किसी भी स्टॉप से चढ़े, उसके बैठने की जगह हमेशा तैयार रहती। जब यी फान बस में आती तो वो तुरंत अपनी सीट उसे दे देता और खुद कह देता कि उसकी टांग सुन्न हो गई थी, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसकी ये परवाह देखकर यी फान हल्का सा मुस्कुरा देती। वर्तमान में अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही यी फान की माँ उससे मिलने आती है। वो उसे चीनी नए साल पर घर चलने का न्योता देती है, लेकिन यी फान साफ मना कर देती है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसकी एक छोटी बेटी जिया भी है। पुरानी बातें याद करके यी फान अब उस घर से दूरी ही रखना चाहती है। उसकी माँ बार बार कहती है कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन यी फान बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उधर शाओ शाओ रेस्टोरेंट पहुँचती है और देखती है कि सोंग जियान कई दिनों से वहीं सो रहा है। वो उसके दोस्त से वजह पूछती है। तभी यी फान भी कहती है कि उनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, बस अब वे पहले जैसे करीब नहीं रहे और सिर्फ रूममेट की तरह रह रहे हैं। उसी रात सोंग जियान फिर मैसेज करता है कि वो आज भी घर नहीं आएगा। इस बार भी यी फान सिर्फ ओके लिखकर जवाब देती है। रात को सोंग जियान का दोस्त शाओ शाओ को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में लोग उसे शाओ शाओ का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। शाओ शाओ शर्मिंदा होकर उसे जल्दी जाने के लिए कहती है। तभी सोंग जियान की दादी का फोन आता है। वो कहती है कि इस बार नए साल पर अपनी गर्लफ्रेंड को घर जरूर लेकर आना। ये सुनकर सोंग जियान सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसका तो बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। अगले दिन ऑफिस में सोंग जियान का वायरल वीडियो सबको दिखाया जाता है, जिस वीडियो में उसने कहा था कि वो चाहता है जैसे वो खुश है वैसे ही बाकी लोग भी खुश रहें। वो सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो चुका होता है। यी फान वीडियो देखकर पहले घबरा जाती है कि उसका चेहरा क्यों नहीं छिपाया गया, लेकिन बाद में घर आकर वही वीडियो दोबारा देखती है और मुस्कुराने लगती है। तभी सोंग जियान अचानक घर लौट आता है। यी फान हैरान होकर पूछती है कि वो वापस क्यों आ गया। सोंग जियान मजाक में कहता है कि क्या वो सिर्फ किराया देने के लिए ये घर लिया है। फिर यी फान किचन में कॉफी ढूंढती है, लेकिन उसका सामान नहीं मिलता। सोंग जियान बताता है कि सब एक्सपायर हो गया था, इसलिए उसने नया सामान खरीद लिया। जब यी फान पैसे देने की बात करती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि घर की चीजें दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यी फान बिना पैसे दिए कुछ लेना नहीं चाहती। बाद में वो मैसेज करके पूछती है कि कितने पैसे देने हैं। सोंग जियान मजाक में सिर्फ 20 रुपए मांग लेता है। ये देखकर यी फान हंस पड़ती है। असल में सोंग जियान इसलिए घर लौटा था क्योंकि उसने शाओ शाओ की बातों से सुन लिया था कि यी फान नए साल पर अकेली रहेगी। उसे अकेला छोड़ने का उसका मन नहीं माना। अगले दिन ऑफिस में नए साल की ड्यूटी बांटी जाती है। सभी कर्मचारी बहाने बनाकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यी फान खुद आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका चीफ उसकी तारीफ करता है। इसी दौरान सोंग जियान का दोस्त शाओ शाओ से मदद मांगता है। वो चाहता है कि शाओ शाओ कुछ देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसकी दादी से मिले। पहले तो शाओ शाओ मना कर देती है, लेकिन दोस्त की खातिर सिर्फ एक दोस्त की तरह मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। साफ कह देती है कि वो सिर्फ अभिनय करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उधर कंपनी में नए साल का बोनस बांटा जाता है। यी फान अपने हिस्से के पैसे लेकर निकल जाती है। शाम को वो बिल्डिंग के चौकीदार को नए साल का खाना देती है। पहले वो मना करता है, लेकिन यी फान प्यार से उसे खाना दे देती है। चौकीदार अपनी पत्नी और बेटी से भी उसका परिचय करवाता है। उन्हें साथ देखकर यी फान को अपने पिता की बहुत याद आती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है। स्कूल के समय उसे अचानक पता चला था कि उसके पिता का निधन हो गया है। वो रोते हुए अस्पताल भागी थी। सोंग जियान भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। बस छूटने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह उसे रुकवाकर उसी बस में चढ़ गया। पूरे रास्ते उसने यी फान का साथ दिया, अपना कोट उसके कंधों पर रखा और उसे भरोसा दिलाया कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अस्पताल के बाहर भी वो देर तक उसका इंतजार करता रहा। वर्तमान में नए साल की रात शाओ शाओ अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर यी फान से बात करती है। कुछ देर बाद वो परिवार के साथ जश्न मनाने चली जाती है और यी फान फिर अकेली रह जाती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने सोंग जियान खड़ा होता है। वो बहाना बनाता है कि घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे, इसलिए वो यहाँ आ गया। लेकिन सच ये होता है कि वह सिर्फ यी फान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सोंग जियान अपने हाथ का बनाया हुआ ढेर सारा खाना लेकर आया होता है। वो कहता है कि खाना ज्यादा बन गया, इसलिए उसे खत्म कराने में उसकी मदद चाहिए। यी फान पहले मना करती है, लेकिन जैसे ही खाना चखती है उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। वो मजाक में कहती है कि उसे स्वादिष्ट खाना बनाना तो आता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए बनाना नहीं आता। दोनों हंसते हुए साथ खाना खाते हैं
और टीवी पर नया साल का कार्यक्रम देखते हैं। यीफान मन ही मन महसूस करती है कि अकेले रहने से कहीं ज्यादा अच्छा उसे सोंग जियान का साथ लग रहा है। इसी बीच उसकी माँ वीडियो कॉल करती है। सोंग जियान तुरंत टीवी की आवाज कम करके दूर चला जाता है ताकि वो आराम से बात कर सके। माँ और छोटी बहन जिया उसे नए साल की शुभकामनाएं देती है, लेकिन यीफान ज्यादा बात नहीं करती। कॉल खत्म होते ही उसे बचपन की बातें याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने उसकी माँ को समझाया था कि इतनी छोटी उम्र में अकेले बेटी की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होगा, इसलिए पहले यीफान को उसकी नानी के पास भेज दिया गया और बाद में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। ये सब बातें छोटी सी यीफान ने खुद सुन ली थी। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। बाद में नानी भी बीमार पड़ गई तो उसे मामा के घर भेज दिया गया। वहाँ भी लोग उसे बोझ समझते थे। एक दिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो उदास बैठी थी, तभी सोंग जियान आया। उसने बिना वजह पूछे उसे 20 रुपए दिए और कहा कि जब भी पैसों की जरूरत हो उससे बेझिझक मांग लेना। वर्तमान में रात खत्म होने पर सोंग जियान वापस अपने घर चला जाता है और यीफान अकेली रह जाती है। अगले दिन शाओ शाओ और शियान उसे सरप्राइज देने उसके घर पहुंचते हैं। वे अंदर आते हैं और शियान सोंग जियान का कमरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन यीफान तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसका निजी कमरा है। तभी सोंग जियान का फोन आ जाता है। फोन उठाते ही उसे घर में लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है कि क्या घर में मेहमान आए हैं। यीफान घबराकर कहती है कि वो उसे पहले बताना भूल गई। सोंग जियान सिर्फ इतना कहता है कि घर पहुंचकर बात करेंगे और फोन रख देता है। ये सुनकर यीफान परेशान हो जाती है कि कहीं वो नाराज न हो जाए। इसके बाद तीनों बाहर घूमने निकलते हैं। शाओशाओ को बीच रास्ते में फोन आ जाता है और वह चली जाती है। अब शियान और यीफान अकेले रह जाते हैं। शियान मौका देखकर अपने दिल की बात कहना चाहता है। वो पूछता है कि क्या उसकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। यीफान कहती है कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। उधर शाओशाओ सोंग जियान के दोस्त से मिलने चली जाती है क्योंकि उसने दादी के सामने गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया था। इसी दौरान शियान अपनी जैकेट यीफान को पहनाता है और उसके लिए दवा भी खरीदता है। इससे साफ पता चलता है कि वो भी उसे पसंद करता है। घर लौटने से पहले शियान उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन यीफान को याद आता है कि सोंग जियान सुबह उसके लिए खाना बना कर गया था, इसलिए वो मना करके जल्दी घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि सोंग जियान खुद वही खाना खा रहा है। वो शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि वो खाना नहीं खा पाई। सोंग जियान कहता है कि उसने खाना उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए बनाया था ताकि बर्बाद न हो। फिर वो उसे उनके रूममेट वाले नियम याद दिलाता है कि घर में किसी को बुलाने से पहले बताना जरूरी है। यीफान पूछती है कि उसकी सजा क्या होगी। सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है कि कल वो भी बिना बताए किसी को घर बुलाएगा, यही उसकी सजा है। ये सुनते ही यीफान सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद सोंग जियान अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने वाला है। यही सोचकर वो पूरी रात बेचैन रहती है। शुरुआत स्कूल के एक पुराने फ्लैशबैक से होती है। कुछ लड़के यीफान को परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए सोंग जियान उनकी पिटाई कर देता है। मामला प्रिंसिपल तक पहुंच जाता है और दोनों के परिवार वालों को स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं कि स्कूल में प्यार मोहब्बत की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर यीफान कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है कि फिलहाल प्यार सिर्फ उसकी तरफ से है। उसकी ये बात सुनकर यीफान भी हैरान रह जाती है। सोंग जियान के माता पिता उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि अभी पढ़ाई पूरी कर लो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ यीफान की आंटी उसे खूब डांटती है। वो कहती है कि अब वो इस लड़के से कभी नहीं मिलेगी और जरूरत पड़ी तो उसका स्कूल भी बदल देंगी। वर्तमान में ऑफिस से निकलते समय सोंग जियान यीफान को मैसेज करता है कि जैसा उसने कहा था आज वो घर पर किसी मेहमान को बुला रहा है, इसलिए लौटते समय एक पिज्जा भी लेती आए। ये पढ़कर यीफान को लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है। हल्की सी जलन के साथ वो लंबी लाइन में लगकर पिज्जा खरीदती है और घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। वहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सोंग जियान की छोटी बहन होती है। वो अपने भाई को छेड़ते हुए कहती है कि उसे तो लगा था वो कभी प्यार ही नहीं करेगा। सोंग जियान झुंझला जाता है और कहता है कि वे दोनों सिर्फ रूममेट है। यीफान बताती है कि पिज्जा लेने में उसे बहुत देर लगी। सोंग जियान की बहन हंसते हुए कहती है कि अब सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। बातों बातों में वो बता देती है कि उनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया था। ये सुनते ही यीफान समझ जाती है कि नए साल वाली रात सोंग जियान ने उससे झूठ बोला था। वो सिर्फ उसे अकेला न छोड़ने के लिए वापस आया था। सोंग जियान शर्म से चुप हो जाता है। फिर उसकी बहन स्कूल की एक पुरानी घटना याद दिलाती है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। एक दिन सोंग जियान ने अपनी बहन को जानबूझकर स्कूल में खो जाने का नाटक करने को कहा था ताकि यीफान उसकी मदद करे।
योजना के मुताबिक उसकी बहन रोने का अभिनय करती है। यीफान उसे देखकर मदद के लिए आगे आती है और सोंग जियान को ढूंढने निकलती है। उधर सोंग जियान पहले से ही छिपकर उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो ऐसे अभिनय करता है जैसे अभी अभी अपनी बहन को ढूंढ कर आया हो। बाद में उसकी बहन जिद करके तीनों को साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। सच्चाई सुनकर यीफान हंसने लगती है और सोंग जियान शर्मिंदा हो जाता है। कुछ देर बाद यीफान अपने कमरे में काम करने चली जाती है। उधर सोंग जियान की बहन उसे खूब चिढ़ाती है कि उसका पूरा प्लान अब सबके सामने आ चुका है। रात को सोंग जियान खाना बनाता है और अपनी बहन से कहता है कि जाकर यीफान को बुला लाए। पहले बहन मना करती है, लेकिन फिर खुद जाकर उसे प्यार से खाने के लिए बुला लाती है। आखिरकार तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान बहन पूछती है कि परीक्षा के बाद वो किस कॉलेज में जाएगी। वो 2 कॉलेजों के नाम लेती है। उनमें से एक वही कॉलेज होता है जहाँ कभी सोंग जियान और यीफान साथ पढ़ने का सपना देखते थे। ये सुनकर सोंग जियान फिर पूछता है कि आखिर उसने उस कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया, लेकिन यीफान कोई जवाब नहीं देती। वो बात बदल कर कहती है कि शायद एडमिशन लेना ही भूल गई थी। उसकी बात सुनकर सोंग जियान उदास होकर वहां से चला जाता है। बाद में वह अपनी बहन को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में बहन पूछती है कि वो अभी भी यीफान से इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। फिर वो मजाक में बताती है कि लड़कियों को अच्छे स्वभाव वाले लड़के पसंद आते हैं, चाहे वे डू वान जैसे साधारण ही क्यों न हो। ये सुनकर सोंग जियान चौंक जाता है। बहन उसे ये भी बताती है कि यीफान को लगता है कि वो कोई काम नहीं करता और हमेशा घर पर ही रहता है। ये सुनकर सोंग जियान सोच में पड़ जाता है। बहन को छोड़कर वो तुरंत वापस घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो आवाज लगाता है, लेकिन यीफान कहीं दिखाई नहीं देती। बाहर जाकर देखता है तो वो अकेली खड़ी आतिशबाजी देख रही होती है। यीफान पूछती है कि वो अपने घर क्यों नहीं गया। सोंग जियान फिर वही बहाना बनाता है कि घर पर बहुत शोर था, इसलिए वो वापस आ गया। इसके बाद दोनों साथ बैठकर समय बिताते हैं। सोंग जियान पूछता है कि क्या वो कुछ खाएगी। इस पर यीफान हंसते हुए कहती है कि कहीं फिर से एक इंसान के लिए खाना बनाते बनाते 2 लोगों का खाना तो नहीं बना दोगे। दोनों हंस पड़ते हैं। उधर शाओ शाओ सोंग जियान के दोस्त के साथ उसकी दादी से मिलने जाती है। दादी को पहले से बताया गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिन है, इसलिए शाओ शाओ को भी लिन बनकर अभिनय करना पड़ता है। लेकिन दादी पहली ही नजर में समझ जाती है कि वो असली लिन नहीं है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती और प्यार से उससे बातें करती रहती है। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने पर चौकीदार यीफान को एक पार्सल देता है। उसमें उसकी माँ की तरफ से नए साल के पैसे होते हैं। साथ में एक मैसेज भी होता है कि घर का पता नहीं पता था, इसलिए पैसे ऑफिस भेज दिए। माँ ये भी लिखती है कि सिर्फ मैसेज करने की बजाय कभी मिलने भी आ जाया करो। पैसे देखते ही यीफान को अपने पिता की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब उनके पिता अस्पताल में थे तब भी उन्होंने नए साल पर उसे पैसे दिए थे और कहा था कि अपनी पसंद की कोई चीज खरीद लेना। लेकिन यीफान रोते हुए सिर्फ यही कहती रही कि उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस उसके पापा ठीक होकर घर लौट आए। तब उसके पिता मुस्कुराकर उसे दिलासा देते हैं और अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं कि काश एक दिन उसकी माँ और बेटी फिर से साथ घूमने जा सके। पिता की आखिरी इच्छा याद करके यीफान अपनी माँ को फोन करती है। वो कहती है कि किसी दिन दोनों साथ बाहर घूमेंगे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसी शाम उसे घर आने का न्योता देती है। पहले तो यीफान हिचकिचाती है, लेकिन पिता की याद में वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर शाओ शाओ सोंग जियान के दोस्त के दादा दादी के साथ बैठी होती है। बातचीत के दौरान गलती से उसका असली नाम सामने आ जाता है। वो तुरंत बात संभाल लेती है और कहती है कि शाओ शाओ उस पुल का नाम है जहाँ वो रहती थी। दादी समझ जाती है कि वो असली गर्लफ्रेंड लिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। बाद में शाओ शाओ दादी के साथ कार साफ करने में मदद करती है। दादी प्यार से पूछती है कि वो इतना काम क्यों करती है। तब शाओ शाओ बताती है कि डिलीवरी से लेकर जो भी काम मिलता है वो कर लेती है। उसकी मेहनत देखकर दादी बहुत प्रभावित होती है। शाओ शाओ उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहती है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उसे फोन कर सकती है। दादी खुशी खुशी उसका नंबर रख लेती है। ये सब सोंग जियान का दोस्त दूर से देख रहा होता है और समझ नहीं पाता कि दोनों क्या बातें कर रही है। इधर यीफान अपनी माँ के घर पहुंचती है। उसकी माँ ने उसके लिए कई चीजें पहले से तैयार कर रखी होती है। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा दौड़कर आता है और माँ को गले लगा लेता है। तब यीफान को पता चलता है कि उसकी माँ का एक छोटा बेटा भी है। माँ उसे यीफान से मिलवाकर कहती है कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। ये देखकर यीफान हैरान रह जाती है। तभी वहाँ उसकी वही आंटी भी आ जाती है जिसके घर वो बचपन में रही थी। उसे देखते ही यीफान असहज हो जाती है। आंटी अपने बेटे की शादी की बात करती है और फिर इशारों इशारों में उससे पैसों की मदद मांगने लगती है। इस पर यीफान मुस्कुराकर कहती है कि अगर घर वाली लड़की चाहिए
तो वो किसी ऐसी महिला से शादी करा सकती है जिसके पास अपना घर भी है। उसकी बात सुनकर आंटी नाराज हो जाती है। यी फान की माँ माहौल संभालने की कोशिश करती है और उसे खाना खाकर जाने के लिए कहती है, लेकिन यी फान दुखी होकर कहती है कि वो आज सिर्फ अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आई थी। उसके लिए उसके पिता की तरह उसकी माँ भी अब अतीत का हिस्सा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटते समय बाहर पटाखों की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि सोंग जियान पटाखे जला रहा है। वो उसे भी साथ आने के लिए बुलाता है। दोनों साथ मिलकर पटाखे जलाते हैं। इसी दौरान यी फान को बचपन की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने पैसों की कमी की वजह से उसका डांस सीखना बंद करवा दिया था। यी फान बहुत दुखी थी क्योंकि डांस उसका सपना था। उसी समय सोंग जियान ने उसकी परेशानी सुन ली थी। अगले दिन वह चोरी छिपे यी फान को एक दूसरी स्कूल की बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। वहाँ कोई नहीं आता था। वो कहता है कि अब से वो यही आराम से डांस की प्रैक्टिस कर सकती है। सोंग जियान का ये सरप्राइज देखकर यी फान बहुत खुश हो जाती है और वही डांस का अभ्यास शुरू कर देती है। सोंग जियान पूरे समय वही खड़े होकर उसका साथ देता है। वर्तमान में रात को यी फान एक डरावना सपना देखती है। सपने में उसकी आंटी और उसका बेटा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो डरकर जंगल में भागती है। तभी उसे तेज रोशनी दिखाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। सामने सोंग जियान खड़ा होता है। घबराई हुई यी फान बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। सोंग जियान हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है, लेकिन उसे चुपचाप संभालता रहता है। कुछ देर बाद यी फान बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सोंग जियान उसे मैसेज करके पूछता है कि उसने रात को उसे गले क्यों लगाया था, लेकिन यी फान को कुछ भी याद नहीं रहता। वो उल्टा पूछती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये पढ़कर सोंग जियान सोचता है कि शायद वो जानबूझकर अनजान बन रही है और थोड़ा नाराज हो जाता है। जब दोनों आमने सामने मिलते हैं तब भी सोंग जियान वही सवाल पूछता है, लेकिन यी फान समझती है कि वो शायद रात को जल्दी सो जाने की बात कर रहा है। वो कहती है कि वो बहुत थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई। उसकी बात सुनकर सोंग जियान और उलझ जाता है। ऑफिस पहुंचकर यी फान अपनी दोस्त को रात का सपना सुनाती है। वो बताती है कि सपने में उसे एक तेज रोशनी ने गले लगाया और उसी पल उसका सारा डर खत्म हो गया। दोस्त मजाक में पूछती है कि भला सूरज किसी को गले कैसे लगा सकता है। दोनों हंसने लगती है। उधर शाम को शाओ शाओ शियान के बुलाने पर एक बड़े रेस्टोरेंट पहुंचती है। वेटर उन्हें कपल स्पेशल मेन्यू देने की बात करता है। शाओ शाओ खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन शियान थोड़ा असहज हो जाता है। वो उसे समझाने ही वाला होता है कि आज सिर्फ वही नहीं बल्कि यी फान भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले शाओ शाओ उसे वो चेन दिखाती है जो शियान ने स्कूल के दिनों में उसे दी थी। वो कहती है कि उसने आज तक उसे संभाल कर रखा है। शियान धीरे से समझाता है। वो कहता है कि उसके मन में उसके लिए कभी प्यार नहीं था। स्कूल के समय जो चेन उसने उसे दी थी वो भी असल में यी फान के लिए खरीदी गई थी, लेकिन अमेरिका जाने से पहले वो यी फान से मिल नहीं पाया, इसलिए उसने वो चेन शाओ शाओ को दे दी। शाओ शाओ ने उसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर हमेशा संभाल कर रखा। अब सच जानकर उसका दिल टूट जाता है। उसी समय यी फान वहाँ पहुँचती है और माहौल देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। शाओ शाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शियान भी परेशान हो जाता है। बाद में शियान यी फान को उसके ऑफिस छोड़ने जाता है। रात को जब यी फान घर लौटती है तो सोंग जियान उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जानबूझकर अपने दोस्त से फोन पर जोर जोर से बात करता है और कहता है अगर कोई लड़की किसी लड़के को गले लगाए और वजह भी न बताए तो क्या उसके खिलाफ पुलिस केस कर देना चाहिए। ये सब वो इसलिए कह रहा होता है ताकि यी फान खुद उस रात वाले हक की वजह बता दे। यी फान उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और कहती है कि शायद उस लड़की ने उसे सिर्फ एक दोस्त समझकर गले लगाया होगा। ये सुनते ही सोंग जियान समझ जाता है कि वो हक सिर्फ दोस्ती वाला था। वो उदास होकर फोन काट देता है। अगले दिन यी फान शाओ शाओ से मिलती है और उसे समझाती है कि शियान उसे सिर्फ दोस्त मानता है। दोनों तय करती है कि किसी लड़के की वजह से उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। बातों बातों में शाओ शाओ पूछती है कि क्या सोंग जियान से उसका प्यार सच था। तब पहली बार यी फान मानती है कि स्कूल के दिनों में वो सचमुच सोंग जियान से प्यार करती थी, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो ये भी कहती है कि इतने साल दूर रहने के बाद शायद सोंग जियान भी उसे भूल चुका होगा। शाओ शाओ उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद स्कूल का फ्लैशबैक दिखता है। उन दिनों यी फान हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। सोंग जियान चाहता था कि दोनों थोड़ा समय साथ बिताएं, इसलिए वो उसे फिल्म दिखाने ले जाता है। वो रोमांटिक फिल्म देखना चाहता था, लेकिन यी फान जिद करके हॉरर फिल्म चुन लेती है। पूरी फिल्म के दौरान सोंग जियान डरता रहता है, जबकि यी फान मजे से फिल्म देखती रहती है।
वो कहती है कि डरावनी फिल्में देखने से उसके सारे दुख कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर सॉन्ग जियान चुप हो जाता है। वर्तमान में ऑफिस के बाहर एक मानसिक रूप से परेशान आदमी अचानक कपड़े उतारने लगता है। तभी एक युवक दौड़कर आता है और उसे कपड़े पहनाकर संभाल लेता है। बाद में पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता चेंग है। वो अपनी नई फिल्म के किरदार के लिए भिखारी बनकर अभ्यास कर रहा था। वो यी फान से मजाक करता है और अपना ऑटोग्राफ देकर चला जाता है। शाम को सॉन्ग जियान यी फान को सुपरमार्केट बुलाता है। बहाना ये होता है कि सामान ज्यादा है इसलिए उसे मदद चाहिए, लेकिन असल में वो उसके साथ समय बिताना चाहता है। सुपरमार्केट पहुंचकर यी फान हर सामान का दाम ध्यान से तुलना करके खरीदती है। सॉन्ग जियान देखता है कि वो कई चीजें सिर्फ महंगी होने की वजह से नहीं ले रही, इसलिए वो चुपचाप वही सामान अपनी ट्रॉली में डाल देता है। बिल देने के समय यी फान अपना और उसका सामान अलग अलग कर देती है, लेकिन सॉन्ग जियान सब कुछ एक ही बिल में जोड़ देता है। वो कहती है कि बाद में अपना हिस्सा उसे लौटा देगी, लेकिन सॉन्ग जियान कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि वो छाता अंदर ही भूल गई है। सॉन्ग जियान छाता लेने अंदर चला जाता है। इसी दौरान वही अभिनेता चेंग वहां आ जाता है और यी फान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग जियान लौटकर तुरंत उसे वहां से ले जाता है। चेंग मजाक में पूछता है कि क्या वो जल रहा है। सॉन्ग जियान कुछ नहीं कहता और यी फान को साथ लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो पूछता है कि क्या वह उस लड़के को जानती है। यी फान कहती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। घर पहुंचते ही यी फान फिर से दोनों का खर्च अलग अलग जोड़ने बैठ जाती है। उधर सॉन्ग जियान इंटरनेट पर चेंग के बारे में खोजता है। उसे पता चलता है कि वो हॉरर फिल्मों का मशहूर अभिनेता है। तभी यी फान भी पहचान लेती है कि वही आदमी पुलिस स्टेशन पर भिखारी बने हुए मिला था। सॉन्ग जियान उसकी फिल्म चलाकर देखने लगता है। जैसे ही डरावना सीन आता है, यी फान कमरे की लाइट बंद कर देती है ताकि फिल्म का मजा आए, लेकिन सॉन्ग जियान डर के मारे घबरा जाता है। वो बहादुर बनने की कोशिश करता है, जबकि यी फान उसकी हालत देखकर हंसती रहती है। अगली सुबह सॉन्ग जियान जल्दी तैयार होकर निकलने लगता है। यी फान पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। असल में उसे याद है कि यी फान सोचती थी कि वो कोई काम नहीं करता, इसलिए वो साबित करना चाहता है कि वो भी मेहनत करता है। उसे गेम खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वो गेमिंग कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू के दौरान उसका आत्मविश्वास देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में उसके दोस्त की गेमिंग कंपनी ही उसे नौकरी पर रख लेती है। उधर ऑफिस में यी फान की आंटी उससे मिलने पहुंच जाती है। वो पुरानी बातें भूलने का नाटक करती है और उसके लिए लड़कों की तस्वीरें दिखाकर रिश्ता तय करने की कोशिश करती है। यी फान गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन आंटी उसका रास्ता रोककर जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी उसके साथ काम करने वाला एक सहकर्मी और ऑफिस का गार्ड आकर उसका साथ देते हैं और आंटी को बाहर निकाल देते हैं। आंटी के जाने के बाद सब समझ जाते हैं कि यी फान की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उसी रात सॉन्ग जियान देखता है कि यी फान काफी देर से कमरे से बाहर नहीं निकली। वो उसका इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर बाद यी फान कमरे से बाहर आती है, लेकिन वो नींद में चल रही होती है। सॉन्ग जियान को ये बात पता नहीं होती। वो उससे बातें करता है, लेकिन यी फान कोई जवाब नहीं देती। फिर वो चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने हाथों को कपड़े से ढक लेती है और कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है। सॉन्ग जियान पूरी तरह हैरान रह जाता है। अगली सुबह यी फान ऐसे बर्ताव करती है जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। सॉन्ग जियान समझ नहीं पाता कि उसने सच में कुछ याद नहीं रखा या वो अनजान बन रही है। बाद में यी फान और शाओ शाओ खाना खाने बाहर जाती है। वहाँ उनकी स्कूल की एक पुरानी दोस्त मिलती है। वो बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर मजाक में पूछने लगती है कि इन दोनों की शादी कब होगी। दोनों हंसते हुए बात टालकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखता है। स्कूल में जब सॉन्ग जियान ने अपने प्यार का इजहार किया था, तब प्रिंसिपल ने दोनों को डांटा था। घर पहुंचने पर यी फान की आंटी ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि इतनी छोटी उम्र में लड़कों को फंसाने लगी है। दुखी होकर यी फान ने अपनी माँ को फोन किया और अपने साथ ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन माँ ने उसे कुछ दिन और आंटी के घर रहने के लिए कहा। उसी समय मजबूरी में यी फान ने सॉन्ग जियान से भी दूर रहने का फैसला किया था, ताकि उसकी वजह से उसे और परेशानियां न झेलनी पड़े। ये सब सुनकर शाओ शाओ कहती है कि उसे सॉन्ग जियान से माफी मांग लेनी चाहिए। घर लौटते समय यी फान भी यही सोचती रहती है। घर पहुंचते ही सॉन्ग जियान हमेशा की तरह उसके लिए खाना बनाकर रखता है। दोनों साथ बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म में नींद में चलने वाले इंसान का सीन आता है। तभी सॉन्ग जियान घुमा फिराकर उससे पूछता है कि क्या नींद में चलने वाले लोगों को कुछ याद रहता है। यी फान बताती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो खुद मानती है कि उसके पिता की मौत के बाद उसे भी नींद में चलने की आदत पड़ गई थी।
सॉन्ग जियान चौंक जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता कि ये आदत कुछ दिन पहले तक भी थी। तब यी फान को शक होता है कि कहीं वो हाल ही में भी नींद में तो नहीं चली थी। पूछने पर सॉन्ग जियान सच बता देता है कि पिछली रात भी वो नींद में बाहर आई थी। यी फान घबरा जाती है और पूछती है कि उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की। सॉन्ग जियान मजाक में बात छिपा लेता है और कहता है कि वो बस थोड़ी देर सोफे पर बैठी थी। फिर वो कहता है कि अगर वो दोबारा नींद में चले तो उसे बस अनदेखा कर देना। लेकिन सॉन्ग जियान उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करती तो पहली बार मेरे पास आकर मुझे किस क्यों किया था। असल में वो हग वाली बात को जानबूझकर किस बना देता है। ये सुनते ही यी फान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। सॉन्ग जियान याद दिलाता है कि उसने उसी दिन मैसेज करके पूछा भी था, लेकिन उसने समझा ही नहीं। अब यी फान घबराकर पूछती है कि उसने उसे कहा किस किया था। सॉन्ग जियान झूठ बोल देता है कि उसके होंठों के पास। ये सुनकर यी फान और भी शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो तर्क देती है कि उसकी लंबाई इतनी नहीं कि वो ऐसा कर सके। सॉन्ग जियान उसके करीब आकर फिर मजाक करता है। आखिर में यी फान शर्माते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। उस रात वह अपने कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद कर देती है और सामने सामान रख देती है ताकि अगर वो नींद में चले तो बाहर न निकल सके। उधर सॉन्ग जियान इंटरनेट पर नींद में चलने की बीमारी के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि ज्यादा तनाव और पुराने सदमे इसकी वजह हो सकते हैं। तब उसे एहसास होता है कि यी फान आज भी अपने अतीत का दर्द छिपाकर जी रही है। अगले दिन उसके पिता की पुण्यतिथि होती है। सुबह सुबह यी फान कब्रिस्तान जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देती है और पुरानी यादों में खो जाती है। शाम को जब वो घर लौटती है तो सॉन्ग जियान उसके लिए खास खाना बनाकर लाया होता है। उसे पहले से पता था कि आज उसके पिता की पुण्यतिथि है। यी फान भावुक होकर उसका धन्यवाद करती है और खाना खाकर सोने चली जाती है। लेकिन रात में वो फिर नींद में चलने लगती है। सॉन्ग जियान उसकी सुरक्षा के लिए रास्ते से सभी नुकीली चीजें हटा देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यी फान कुछ नहीं बोलती। फिर अचानक वो उसके पास आती है और इस बार सचमुच उसके होंठों पर हल्का सा किस कर देती है। सॉन्ग जियान पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद यी फान बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसी दिन सॉन्ग जियान भी चुपचाप यी फान के पिता की कब्र पर गया था। उसने फूल चढ़ाए और उनसे वादा किया कि वो हमेशा यी फान का ख्याल रखेगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। अगली सुबह यी फान देखती है कि दरवाजे के सामने रखा सारा सामान अपनी जगह से हटा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि वो रात को फिर नींद में चली थी। वो घबराकर सॉन्ग जियान से पूछती है कि कहीं उसने कुछ अजीब तो नहीं किया। सॉन्ग जियान जानबूझकर उसे छेड़ता है। वो कहता है कि जो हुआ वो इतना शर्मनाक है कि बताया भी नहीं जा सकता। यी फान पूरे दिन यही सोचती रहती है कि आखिर उसने रात को क्या कर दिया होगा। इसी बीच ऑफिस में दो नए इंटर्न आते हैं। उनमें वही मशहूर अभिनेता चेंग भी होता है जो अपनी फिल्म की तैयारी के दौरान भिखारी के रूप में यी फान से मिल चुका था। अब वो उसी के साथ काम करने वाला होता है। उधर मकान मालिक किराया मांगता है तो यी फान सॉन्ग जियान को मैसेज करती है। सॉन्ग जियान गलती से 4,000 की जगह 40,000 रुपए भेज देता है। यी फान तुरंत उसे बताती है कि उसने ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। सॉन्ग जियान हंसकर कहता है कि एक्स्ट्रा जीरो गलती से लग गया। फिर मजाक में कहता है कि बाकी पैसे भी फिलहाल उसी के पास रहने दे। सॉन्ग जियान मजाक में यी फान से कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो घर छोड़कर चला जाए तो पहले उसे पिछली रात का नुकसान चुकाना होगा। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता है ताकि यी फान परेशान हो जाए। उधर ऑफिस में नया इंटर्न चेंग लगातार यी फान से दोस्ती करने की कोशिश करता रहता है। ये देखकर सॉन्ग जियान मन ही मन जलने लगता है। सॉन्ग जियान बार बार फोन करके कहता है कि उसने उसके साथ जो किया उसकी भरपाई करनी होगी, लेकिन यी फान समझ ही नहीं पाती कि वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है। इसी बीच एक महिला अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए टीवी चैनल से मदद मांगती है। रिपोर्टिंग के सिलसिले में यी फान को अपने पुराने कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि वहीं से इस मामले की शुरुआत हुई थी। रात तक काम करने के दौरान चेंग बार बार उसके साथ रुकने की जिद करता है और उसे स्नैक्स ऑफर करता है, लेकिन यी फान उसे मना कर देती है। फिर भी चेंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाद में शाओ शाओ उसे देखकर समझ जाती है कि चेंग को यी फान पसंद आने लगी है, लेकिन यी फान इसे सिर्फ उसकी आदत समझकर नजरअंदाज कर देती है। उसी रात यी फान शाओ शाओ से कहती है कि वो उसके घर रुक जाए। असल में वो देखना चाहती थी कि क्या वो सच में नींद में चलती है या सिर्फ सॉन्ग जियान मजाक कर रहा था। जब दोनों घर पहुंचती है तब तक सॉन्ग जियान घर नहीं आया होता। यी फान को उसकी चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जियान अपने दोस्त डू वान के साथ बाहर आता है। दोनों को एक साथ देखकर यी फान मजाक में सोचती है कि शायद दोनों काफी देर से कमरे में साथ थे।
डू वान भी हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आया है। अगली सुबह नाश्ते के समय यी फान पूछती है कि अगर डू वान रात में रुकने वाला था तो उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। डू वान मजाक में कहता है कि वो सोंग जियान की सुरक्षा के लिए आया था। दोनों की बातें सुनकर यी फान उन्हें कपल समझकर चिढ़ाने लगती है। बदले में वो कहती है कि आज रात वो घर नहीं आएगी ताकि दोनों आराम से समय बिता सके। ये सुनकर सोंग जियान समझ जाता है कि वो उसे छेड़ रही है। इसके बाद यी फान उस महिला का इंटरव्यू लेती है जिसकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी। बातचीत में पता चलता है कि मां बेटी के बीच लंबे समय से मनमुटाव था। ये सुनकर यी फान को अपनी मां की याद आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि ये महिला अकेले अपनी बेटी को पालती रही थी। यी फान उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी बेटी जल्द मिल जाएगी। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लड़की हांगकांग में है। यी फान अपनी टीम के साथ उससे मिलने पहुंचती है। रास्ते में वो सोंग जियान को फोन करके बताती है कि आज उसे देर हो जाएगी। फोन पर चेंग की आवाज सुनकर सोंग जियान पूछता है कि ये कौन है। यी फान बताती है कि वो नया इंटर्न है। ये सुनते ही सोंग जियान फिर से जलने लगता है। हांगकांग पहुंचकर यी फान उस लड़की से अकेले बात करती है। लड़की कहती है कि वो अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। अब जब पैसों की जरूरत पड़ी तभी उसे उसकी याद आई। उसकी बातें सुनकर यी फान को लगता है कि उसकी अपनी कहानी भी लगभग ऐसी ही है। बातचीत के बाद वो लड़की अपनी माँ के लिए सिर्फ एक संदेश देती है कि वो ठीक है और खुश है। यी फान वापस आकर वही संदेश उसकी माँ तक पहुँचा देती है। काम खत्म होने के बाद सभी वापस लौटते हैं। एयरपोर्ट पर चेंग की बहन उसे लेने आती है। उसी समय सोंग जियान भी वहां पहुंच जाता है। वो बहाना बनाता है कि वो अपने दोस्त को छोड़ने आया था, लेकिन सच ये था कि उसे पहले से पता था कि यी फान लौट रही है, इसलिए वो उसे लेने आया था। वापस आने के बाद यी फान उस महिला को उसकी बेटी का संदेश और भेजे हुए पैसे लौटा देती है। वो समझाती है कि अब बेटी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देना ही बेहतर होगा। माँ दुखी तो होती है, लेकिन बेटी का फैसला मान लेती है। ऑफिस में चेंग सबको अपनी वेलकम पार्टी में बुलाता है। बाद में बॉस भी यी फान से चलने के लिए कहते हैं। पहले वो मना करती है, लेकिन बॉस समझाते हैं कि ये उसकी पुरानी कंपनी नहीं है, यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी सोंग जियान के रेस्टोरेंट में होती है। उसी समय सोंग जियान भी वहाँ पहुँचता है। ऊपर हॉल में वो देखता है कि चेंग लगातार यी फान के आसपास घूम रहा है और उससे बातें कर रहा है। ये देखकर वो फिर से जलने लगता है। इसी बीच चेंग सबको बताता है कि सोंग जियान उसका सीनियर रह चुका है। वो स्कूल के दिनों की बातें भी सुनाता है। फिर वो बताता है कि ग्रेजुएशन वाले दिन सोंग जियान बहुत दुखी था और नशे में था। ये सुनकर यी फान को पुराना ब्रेकअप याद आ जाता है और उसका मन भारी हो जाता है। पार्टी खत्म होने पर चेंग जानबूझकर ज्यादा नशे में होने का नाटक करता है और यी फान के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग जियान तुरंत समझ जाता है कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है। वो चेंग को अलग कर देता है और दोनों को अपनी कार से छोड़ने निकलता है। पहले वो चेंग को हॉस्टल छोड़ता है और साफ कह देता है कि वो उसकी एक्टिंग समझ चुका है। इसके बाद वो यी फान को घर लेकर जाता है। रास्ते में यी फान को याद आता है कि स्कूल के दिनों में भी सोंग जियान ने इसी तरह नशे का नाटक किया था ताकि वो उसे घर छोड़कर जाए। फ्लैशबैक में दिखता है कि उस समय भी सोंग जियान ने कहा था कि उसने शराब नहीं, सिर्फ मैंगो जूस पिया था। ये सुनकर यी फान ने उसे गुस्से में मार दिया था। दोनों उस याद को सोचकर मुस्कुरा देते हैं। घर पहुंचते समय यी फान आधी नींद में सोंग जियान के कंधे पर सिर रख देती है। सोंग जियान धीरे से कहता है कि अगर उसके दिल में अब भी उसके लिए जगह है तो एक दिन उसे सच बता देना, लेकिन यी फान नशे की हालत में बस इतना कहती है कि वो उसे फिर से अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर करेगी। उसकी ये बात सुनकर सोंग जियान चौंक जाता है, लेकिन जब वो होश में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। रात को यी फान सोचती है कि शायद सोंग जियान आज भी पुराने ब्रेकअप की वजह से दुखी है। वो तय करती है कि अब वो उसके साथ पहले से बेहतर व्यवहार करेगी। थोड़ी देर बाद वो पानी पीने बाहर आती है। सोंग जियान समझता है कि वो फिर से नींद में चल रही है। वो उससे वही पुरानी बातें पूछने लगता है। तभी यी फान शरारत में इस बार खुद नींद में चलने का नाटक करने लगती है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। असल में वो वही एहसास पूरा करना चाहती थी जो ब्रेकअप वाले दिन अधूरा रह गया था। सोंग जियान को लगता है कि वो सच में नींद में है, इसलिए वो भी उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद यी फान चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। अंदर जाकर उसे अपनी हरकत पर खुद ही शर्म आने लगती है। अगली सुबह वो घबराते हुए सोंग जियान से पूछती है कि क्या वो रात में फिर नींद में चली थी। सोंग जियान मुस्कुराकर कहता है, हाँ, इस बार तुमने मुझे गले लगाया था। ये सुनते ही यी फान शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे बर्ताव करती है
जैसे उसे कुछ याद ही न हो। अगली सुबह सोंग जियान फिर यी फान को छेड़ने लगता है। वो कहता है कि पिछली रात उसने सिर्फ उसे गले ही नहीं लगाया बल्कि उसकी शर्ट तक उतारने लगी थी। ये सुनकर यी फान बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन सोंग जियान मजाक करता रहता है। आखिर में वो शर्माते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह दोबारा डॉक्टर से चेकअप करवाएगी। ऑफिस पहुंचने पर सोंग जियान बहाना बनाता है कि उसके बालों में कुछ फंसा है। जैसे ही यी फान देखने लगती है, वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता है। असल में उसके बालों में कुछ भी नहीं था। ये सब नया इंटर्न चेंग देख लेता है और उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऑफिस के बाकी लोग भी यही बातें करने लगते हैं, जिससे चेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाम को चेंग यी फान के साथ उसके घर तक आ जाता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि उसे नए रूममेट की तलाश है, इसलिए वो घर देखने आया है। यी फान उसे मना करती है, लेकिन वो जिद करके अंदर आ जाता है। घर पहुंचते ही सोंग जियान उसे देखकर चौंक जाता है। चेंग कहता है कि अगर सोंग जियान घर छोड़ देगा तो वो यहाँ रहने आ जाएगा। ये सुनकर सोंग जियान को जलन होने लगती है, लेकिन यी फान साफ कह देती है कि उसे किसी नए रूममेट की जरूरत नहीं है और फिलहाल वो किसी को घर में नहीं रखना चाहती। उसकी ये बात सुनकर सोंग जियान मन ही मन खुश हो जाता है। चेंग फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो सोंग जियान से बेहतर रूममेट साबित होगा, लेकिन यी फान उसे साफ मना करके घर से भेज देती है। चेंग के जाने के बाद सोंग जियान पूछता है कि वो आखिर कितने महीने और उसके साथ रहना चाहती है। यी फान घबरा जाती है और मजाक में कहती है कि जब तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती तब तक रह सकता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर जाकर सोचने लगती है कि एक दिन तो सोंग जियान भी उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए उसे उससे ज्यादा जुड़ना नहीं चाहिए। अगली सुबह सोंग जियान उसके लिए नाश्ता बनाता है, लेकिन यी फान जानबूझकर नहीं खाती। वो खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही होती है। ऑफिस में भी चेंग उसके लिए खास नाश्ता लेकर आता है, लेकिन यी फान वो अपनी दोस्त को दे देती है। बाद में चेंग माफी मांगता है कि उसने कल उसे परेशान किया, फिर पूछता है कि वो सोंग जियान के साथ क्यों रह रही है। इस पर यी फान साफ कहती है कि सोंग जियान उसे कभी परेशानी नहीं देता। चेंग उसे समझाता है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हें पहचानना सीखो। यी फान मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो अच्छे और बुरे लोगों का फर्क अच्छी तरह समझती है। इसी दौरान ऑफिस का गार्ड बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। बाहर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ खड़ी है। पहले तो वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार रुक जाती है। उसकी माँ बताती है कि उस दिन आंटी के घर आने की बात वो बताना भूल गई थी। ये सुनकर यी फान नाराज हो जाती है। वो कहती है कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने उन्हीं लोगों को फिर घर क्यों बुलाया। माँ पुराने हालात का हवाला देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। ये सुनकर यी फान को बचपन की दर्दनाक यादें याद आ जाती है। जब वो आंटी के घर रहती थी, तब आंटी के भाई ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया गया था। सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसकी अपनी माँ ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। पुरानी बातें याद करके यी फान की आंखें भर आती है। वो कहती है कि अब और कुछ कहने को नहीं बचा, इसलिए वो जा रही है। जाते समय उसकी माँ उसे उसकी पसंद का केक देती है, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं होता। घर लौटने के बाद भी वो सोंग जियान से थोड़ा दूर दूर रहने लगती है। सोंग जियान समझ जाता है कि वो किसी बात से परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछता। रात को फिर यी फान नींद में चलने लगती है। सोंग जियान देखता है कि ऐसा तभी होता है जब वो बहुत दुखी होती है। इस बार वो उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। सोंग जियान उसे प्यार से वापस उसके कमरे तक छोड़ देता है। अगली सुबह यी फान देखती है कि रात को दरवाजे के सामने रखा सामान फिर अपनी जगह से हटा हुआ है, लेकिन वो सोचती है कि सोंग जियान हर रात उसके पीछे नहीं घूम सकता, इसलिए शायद वो ज्यादा सोच रही है। उसी दिन चेंग उसे एक छोटी बच्ची के लिए गिफ्ट खरीदने चलने को कहता है। यी फान मना कर देती है और कहती है कि किसी लड़की को साथ ले जाओ, लेकिन चेंग बहाना बनाता है कि वह किसी और को नहीं जानता। फिर वो उसके कपड़ों से धूल हटाने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता है। यी फान तुरंत उसका हाथ हटा देती है और साफ कहती है कि उसे इस तरह छूना बिल्कुल पसंद नहीं। शाम को सोंग जियान की छोटी बहन घर आती है। वो बताती है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन उसने वही कॉलेज चुना है जहाँ कभी यी फान पढ़ती थी। ये बात सुनकर सोंग जियान नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहले नहीं बताया था। बाद में बहन यी फान से स्कूल के दिनों की बातें करती है। वो बताती है कि जब यी फान अचानक सोंग जियान की जिंदगी से चली गई थी, तब उसका भाई कई दिनों तक बहुत उदास रहा था और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। ये सुनकर यी फान को अपने फैसले पर गहरा पछतावा होने लगता है। खाना खाते समय बहन यी फान के हाथ पर चोट का निशान देखती है। यी फान कहती है कि शायद नींद में कहीं टकरा गई होगी। तभी सोंग जियान को याद आता है
कि रात को वो किसी नुकीली चीज से टकरा गई थी। उसी दिन वो बाजार जाकर स्पंज और सेफ्टी टेप खरीद लाता है और घर की सभी खतरनाक चीजों को ढक देता है ताकि अगर यीफान फिर नींद में चले तो उसे चोट न लगे। उस रात यीफान फिर नींद में चलकर सीधे सोंग जियान के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन सोंग जियान गहरी नींद में होता है। सुबह जब यीफान उठती है तो खुद को उसके कमरे में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। वो चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सोंग जियान जाग जाता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि वो उसके कमरे में क्यों आई थी। यीफान जल्दी से कहती है कि वो नींद में थी। सोंग जियान मजाक में पूछता है, क्या नींद में भी लोग सपने देखते हैं? ये सुनकर यीफान शर्म से भाग जाती है। बाद में सोंग जियान फिर जवाब मांगता है। यीफान साफ कहती है कि दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब सोंग जियान बताता है कि उसने उसे गले लगाया था तो वो हंसकर कहती है कि अब दोनों बराबर हो गए। पहले उसने उसे हक किया था और अब उसने उसे। इसके बाद वो पूरे दिन ऑफिस में काम का बहाना बनाकर देर तक रुकती है, क्योंकि उसे सोंग जियान का सामना करने में शर्म आ रही होती है। समय बिताने के लिए वो चेंग के साथ शॉपिंग भी चली जाती है। रास्ते में चेंग फिर स्कूल के दिनों की बातें छेड़ देता है और बताता है कि ग्रेजुएशन के दिन सोंग जियान कितना टूट गया था। ये सुनकर यीफान का दिल फिर भारी हो जाता है। देर रात जब वो घर लौटती है तो सोचती है कि सोंग जियान सो चुका होगा, लेकिन तभी वो नहाकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर यीफान घबरा जाती है। सोंग जियान फिर मजाक करता है कि जिसने उसे हग और किस किया वो अब उसे बिना शर्ट के देखकर शर्म क्यों कर रही है। यीफान तुरंत कहती है कि वो सब नींद में हुआ था। तब सोंग जियान गंभीर होकर कहता है कि जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे दूसरे लड़कों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर यीफान सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि जब चेंग ने उसे छूने की कोशिश की थी तब उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सोंग जियान का छूना उसे कभी बुरा नहीं लगा। तभी उसे महसूस होता है कि शायद वो आज भी सोंग जियान से प्यार करती है। रात को वो बाहर आती है और देखती है कि सोंग जियान ने पूरे घर में स्पंज और सेफ्टी टेप लगा दिए हैं ताकि नींद में चलते समय उसे चोट न लगे। ये देखकर उसका दिल भर आता है। तभी सोंग जियान सामने आ जाता है। वो मजाक में कहता है कि अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है, जबकि यीफान वही खड़ी उसे देखती रह जाती है। यीफान समझ नहीं पाती कि सोंग जियान बार बार उस रात की बात क्यों छेड़ता है, इसलिए वो ऑफिस में अपनी दोस्त को पूरी घटना ऐसे सुनाती है जैसे ये किसी और के साथ हुई हो। दोस्त भी समझ नहीं पाती कि लड़के का असली मतलब क्या है। तभी बाकी सहकर्मी भी वहां आ जाते हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद लड़का उससे नाराज है, तो कोई कहता है कि वो सिर्फ उसे परेशान कर रहा है। चेंग भी यही कहता है कि वो उसे बेवजह शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन यीफान सबको रोक देती है और कहती है कि किसी की पीठ पीछे ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। घर लौटने के बाद भी वो यही सोचती रहती है कि अगर सोंग जियान उससे नाराज होता तो नींद में चलते समय उसे धक्का देकर दूर कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा उसका ध्यान रखा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी सोंग जियान सामने आकर पूछता है कि वो उसे इतनी देर से क्यों देख रही है। यीफान बात टाल देती है और दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। सफाई के बाद यीफान सोचती है कि उसने पहले ही सोंग जियान को बहुत दुख दिया है। अब अगर वो नींद में चलकर उसे और परेशान करेगी तो ये ठीक नहीं होगा। उसी रात वो उसके कमरे के बाहर जाकर कहती है कि वो जल्द ही दूसरा घर ढूंढकर यहाँ से चली जाएगी। सोंग जियान ये सुनकर उदास हो जाता है। उसने कभी उसे बोझ नहीं समझा था, वो तो बस मजाक कर रहा था। अगले दिन यीफान शाओशाओ के साथ नया घर देखने निकलती है। वो कहती है कि गलती उसकी है, इसलिए घर वही बदलेगी। एक घर पसंद भी आ जाता है, लेकिन किराया बहुत ज्यादा होता है। शाओशाओ मोलभाव करती है, फिर दोनों सोचने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। बाद में एजेंट फोन करके पूछता है कि फैसला कब बताएंगी। यीफान कहती है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इतना सोच रही है। शाओशाओ उसे समझाती है कि अगर सोंग जियान को उसकी नींद में चलने की आदत से दिक्कत होती तो वो कब का कुछ कह चुका होता, लेकिन उसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसलिए उसे जल्दबाजी में घर नहीं छोड़ना चाहिए। उसी रात शाओशाओ देखती है कि यीफान फिर नींद में चलकर सीधे सोंग जियान के कमरे में चली गई है। इस बार सोंग जियान घर पर नहीं होता। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये समस्या ज्यादा तनाव की वजह से हो सकती है। दवा देने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि क्या उसकी जिंदगी में कोई तनाव है। पहले तो यीफान मना करती है, लेकिन फिर उसे माँ और आंटी से जुड़ी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। वो समझ जाती है कि वही पुराने जख्म आज भी उसका पीछा कर रहे हैं। शाओशाओ मजाक में कहती है कि शायद किसी अच्छे लड़के को डेट करने से उसका तनाव कम हो जाए। उसी शाम सोंग जियान जल्दी घर लौट आता है। वो बताता है कि आज काम जल्दी खत्म हो गया। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। सोंग जियान पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। यीफान बताती है कि डॉक्टर के अनुसार किसी भरोसेमंद रूममेट के साथ रहना
उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर सॉन्ग जियान खुश हो जाता है और पूछता है, तो अब तुम घर नहीं बदलोगी? यीफान मुस्कुराकर कहती है कि अगर उसे उससे कोई परेशानी नहीं है तो वो यही रहेगी। उसी समय एजेंट का फोन आता है। यीफान साफ मना कर देती है कि अब उसे नया घर नहीं चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग जियान के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। अगले दिन सॉन्ग जियान की माँ एक लड़की को लेकर घर आती है। वो चाहती है कि सॉन्ग जियान उससे मिले क्योंकि वो अब तक किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया था। यीफान मेहमानों को पानी देकर अपने कमरे में चली जाती है। सॉन्ग जियान की माँ उसे देखकर पहचान जाती है। उन्हें स्कूल का वह दिन याद आ जाता है जब प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया था। वो मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वही सॉन्ग जियान की पुरानी गर्लफ्रेंड है। यीफान झेंपते हुए कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे और जल्दी से वहां से चली जाती है। बाद में सॉन्ग जियान की माँ उससे अकेले बात करती है। वो पूछती है कि क्या वो सच में उस लड़की को पसंद करता है। सॉन्ग जियान साफ कह देता है कि वो किसी और में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर वो किसी को पसंद करता है तो सिर्फ एक लड़की को, और वो उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। बाहर खड़ी यीफान उनकी आधी अधूरी बातें सुन लेती है। उसे लगता है कि वे उस नई लड़की की बात कर रहे हैं। ये सोचकर उसका मन उदास हो जाता है। कुछ देर बाद सॉन्ग जियान अपनी माँ और उस लड़की को बाहर खाना खिलाने ले जाता है। यीफान अकेले बैठी सोचती रहती है कि शायद दोनों की डेट बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सॉन्ग जियान की माँ तो उसी के बारे में बात कर रही थी। रात को सॉन्ग जियान वापस आता है और यीफान के लिए खाना लेकर आता है। वो कहता है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि वो उसके साथ खाना चाहता था। ये सुनकर यीफान खुश हो जाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय यीफान बार बार उसकी डेट के बारे में सोचती रहती है। सॉन्ग जियान उसकी बेचैनी पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो उसी बारे में सोच रही है। यीफान घबरा जाती है और बात बदलने की कोशिश करती है। फिर वो उसके कपड़ों को देखकर कहती है कि उसे ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। सॉन्ग जियान हंसकर कहता है कि उसने तो पूरे कपड़े पहने हैं, शायद समस्या उसके देखने के तरीके में है। वो मजाक करता है कि क्या उसे देखकर रोमांटिक फीलिंग्स आने लगी है। तभी यीफान को शाओशाओ की बात याद आती है कि अगर वो किसी को डेट करे तो शायद उसकी परेशानी कम हो जाए। अनजाने में यीफान कह देती है, हाँ, मुझसे खुद को कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सुनकर सॉन्ग जियान बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मजाक में समझ लेता है कि शायद उसका मतलब उसे पीटने का मन करने से होगा। यीफान भी तुरंत बात संभाल लेती है और कुछ नहीं कहती। इसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है। ब्रेकअप के बाद भी सॉन्ग जियान कभी यीफान को नहीं भूल पाया। कॉलेज में रहते हुए हर साल उसके जन्मदिन पर रात 12 बजे उसे विश करने के लिए फोन उठाता था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि यीफान अपना नंबर बदल चुकी है। वो उदास होकर फोन रख देता है। उसके पास आज भी बस के टिकट और वे छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखी होती है जो उसे यीफान की याद दिलाती थी। वर्तमान में ऑफिस की एक सहकर्मी बताती है कि उसे बच्चा होने वाला है। यीफान उसे बधाई देती है। शाम को घर लौटने पर सॉन्ग जियान उसे फ्रिज से एक डिब्बा लाने के लिए कहता है। उसमें स्ट्रॉबेरी केक रखा होता है। यीफान खुश होकर पूछती है कि क्या ये उसके लिए है। सॉन्ग जियान मुस्कुराकर उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। तभी यीफान को एहसास होता है कि आज उसका जन्मदिन है और सॉन्ग जियान आज भी उसकी पसंद और उसकी हर खास तारीख पहले की तरह याद रखता है। यीफान केक काटने से पहले विश करने लगती है। तभी उसे अपने पिता की याद आ जाती है। विश करने के बाद सॉन्ग जियान उससे पूछता है कि उसने क्या मांगा है। यीफान कहती है कि अगर बता दूंगी तो वो पूरा नहीं होगा। तब सॉन्ग जियान मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो उसे बताएगी तो शायद वो उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सके। लेकिन यीफान बात बदल देती है और कहती है कि उसने सिर्फ काम से जुड़ी एक इच्छा मांगी है। तभी सॉन्ग जियान मजाक में कहता है कि उसे लगा था उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने की दुआ मांगी होगी। ये सुनकर यीफान फिर शर्मा जाती है। केक खाने के बाद यीफान उसे ज्यादा मिठाई न खाने की सलाह देती है और बचा हुआ केक फ्रिज में रखने चली जाती है। तभी सॉन्ग जियान बताता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी रखा है। यीफान उसे ढूंढने लगती है। तभी सॉन्ग जियान उसके पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और धीरे से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। उसके जाने के बाद यीफान गिफ्ट खोलती है। उसमें एक खास परफ्यूम होता है जिसका नाम फर्स्ट फ्रॉस्ट है। उसे याद आता है कि उसने स्कूल में कभी बताया था कि उसका जन्म साल की पहली बर्फबारी वाले दिन हुआ था। ये देखकर वो भावुक हो जाती है कि सॉन्ग जियान को आज भी उसकी हर छोटी बात याद है। उधर सॉन्ग जियान का दोस्त उसे फोन करके बताता है कि उसे शाओशाओ पसंद है, लेकिन वो दोस्ती टूटने के डर से प्रपोज नहीं कर पा रहा। सॉन्ग जियान कहता है कि अभी उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि वो खुद भी एक लड़की को मनाने में लगा हुआ है। अगले दिन शाओशाओ यीफान को जन्मदिन की बधाई देती है और दोनों बाहर घूमने निकलती है। बातों बातों में यीफान पहली बार खुलकर कहती है कि वो सॉन्ग जियान को फिर से अपने करीब लाना चाहती है।
ये सुनकर शाओ शाओ खुश हो जाती है और कहती है कि वो उसकी पूरी मदद करेगी। रात को यी फान सोंग जियान को उसके गिफ्ट के लिए धन्यवाद का मैसेज भेजती है। फिर पूछती है कि उसका जन्मदिन कब है ताकि वह भी उसे गिफ्ट दे सके। सोंग जियान खुशी से बताता है कि उसके जन्मदिन में अभी 69 दिन बाकी है। यी फान मजाक में कहती है कि कहीं वो भूल न जाए। सोंग जियान जवाब देता है कि अगर उसे खुद याद नहीं रहेगा तो वो रोज याद दिला देगा। ये पढ़कर यी फान मुस्कुरा देती है और सोचती है कि चाहे वो भविष्य में अलग घर में रहे, उसके पास सोंग जियान से मिलने का एक अच्छा बहाना हमेशा रहेगा। ऑफिस में जब यी फान अपनी सहेलियों को बताती है कि वो सोंग जियान को दोबारा अपने प्यार में पड़ने की कोशिश कर रही है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शांत स्वभाव की यी फान से किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी सभी उसका हौसला बढ़ाते हैं। उधर सोंग जियान ओवरटाइम की वजह से देर से घर आने वाला होता है। इसी बीच यी फान इंटरनेट पर यह खोजने लगती है कि किसी लड़के का दिल कैसे जीता जाए। रात में सोंग जियान फिर उसे मैसेज करके याद दिलाता है कि उसके जन्मदिन में अब कितने दिन बचे हैं। वो मजाक में कहता है कि जैसे उसने पहली मुलाकात में उसे खाना खिलाने का वादा किया था और अब तक निभाया नहीं, कहीं जन्मदिन का गिफ्ट भी न भूल जाए। दोनों देर रात तक मैसेज पर बातें करते रहते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखता है कि कॉलेज के दिनों में भी सोंग जियान उसके जन्मदिन पर उससे मिलने गया था, लेकिन वहां उसने यी फान को उसकी माँ के साथ देखा। उसकी माँ जबरदस्ती उसे केक खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि यी फान बिल्कुल खुश नहीं थी। सोंग जियान दूर खड़ा सब देखता रहा, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन ऑफिस के बाद यी फान अपनी सहेलियों के साथ डिनर पर जाती है। सहेलियां पूछती है कि सोंग जियान के साथ उसकी कितनी प्रगति हुई। जब वो कहती है कि अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, तो वे सलाह देती है कि पहले उसकी पसंद और शौक जानो। घर लौटकर यी फान देखती है कि सोंग जियान मोबाइल पर गेम खेल रहा है। वो उससे गेम का नाम पूछती है। अगले ही दिन वो खुद भी वही गेम खेलना शुरू कर देती है ताकि उससे जुड़ सके। उसकी दोस्त सलाह देती है कि अकेले प्रैक्टिस करने की बजाय सोंग जियान के साथ खेलो, लेकिन यी फान पहले खुद अभ्यास करना चाहती है। ऑफिस में चेंग देखता है कि यी फान वही गेम खेल रही है। वो उसे सिखाने का बहाना बनाकर उसके फोन में अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। दूसरी तरफ सोंग जियान का दोस्त उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि इन दिनों कोई लड़की उसके पीछे घूम रही है। पहले तो सोंग जियान बात छिपाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कह देता है कि इस बार मामला अलग है। अगर वो लड़की पहले उसे प्रपोज करेगी तभी वो हाँ बोलेगा। उसकी बात सुनकर सब उसे छेड़ने लगते हैं। उसी समय शाओ शाओ भी वहाँ पहुँच जाती है और सोंग जियान के दोस्त के पास चली जाती है। इधर घर पर चेंग लगातार यी फान को गेम खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसका हर निमंत्रण ठुकरा देती है। रात को उसकी माँ फोन करके पूछती है कि वो कैसी है। फिर कहती है कि अगर वो घर नहीं आना चाहती तो वो खुद उसके लिए खाना बनाकर आ जाएगी, लेकिन यी फान साफ मना कर देती है और फोन काट देती है। उधर देर रात जब सोंग जियान घर लौटता है तो देखता है कि यी फान फिर नींद में चलकर उसके बिस्तर पर सो गई है। वो प्यार से उसके पास बैठकर कहता है, अगर सच में मुझे अपने करीब लाना चाहती हो तो जागते हुए भी ऐसा किया करो। फिर वो चुपचाप उसे देखते हुए सोफे पर सो जाता है। सुबह यी फान उठती है तो खुद को फिर सोंग जियान के कमरे में देखकर घबरा जाती है। सोंग जियान बताता है कि उसने दरवाजा लॉक किया था, लेकिन वो नींद में ही उसे खोलकर अंदर आ गई। यी फान को यकीन नहीं होता और वो उसे दोबारा दरवाजा लॉक करने की सलाह देकर जल्दी से वहां से चली जाती है। ऑफिस में पूरे दिन वो सोंग जियान के साथ हुई छोटी छोटी रोमांटिक बातें याद करके मुस्कुराती रहती है। अब उसके जन्मदिन में सिर्फ 15 दिन बचे होते हैं। उसी शाम वो हिम्मत करके सोंग जियान से पूछती है कि उसका गेमिंग लेवल क्या है। जब उसे पता चलता है कि वो लगभग टॉप रैंक पर है तो वो उसके साथ खेलने का इरादा छोड़ देती है और बात बदल कर कहती है कि शुक्रवार को उसके ऑफिस के पास वाले मशहूर रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हैं। सोंग जियान तुरंत मान जाता है और याद दिलाता है कि आखिरकार वो अपना पुराना वादा निभाने वाली है। शुक्रवार को यी फान सोंग जियान का दिया हुआ परफ्यूम लगाकर खास तरह से तैयार होती है। दोनों साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, लेकिन वहां सोंग जियान के ऑफिस के लोग पहले से पार्टी कर रहे होते हैं। वे दोनों को देखकर अपने साथ बैठा लेते हैं। वही यी फान की मुलाकात अपनी सौतेली बहन जिया से होती है, जो उसी कंपनी में इंटर होती है। जिया सबके सामने उसे अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाती है। बाद में वॉशरूम में वो यी फान से कहती है कि सोंग जियान बाकी लोगों से दूरी बनाकर रहता है, लेकिन उसके साथ अलग ही व्यवहार करता है। ये देखकर किसी को भी समझ आ जाएगा कि वो उसे पसंद करता है। फिर वो यी फान से उसका नंबर मांगती है, लेकिन पुरानी कड़वी यादों की वजह से यी फान बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। खाना खत्म होने के बाद सब ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। यी फान अलग खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन सोंग जियान उसे अपने पास बुला लेता है।
घर लौटते समय यी फान उससे फोटो भेजने के लिए कहती है। तभी अचानक ऑफिस से फोन आता है। पास के इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ होता है और उसे तुरंत रिपोर्टिंग के लिए निकलना पड़ता है। सोंग जियान खबर देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है कि वहां जाना सुरक्षित होगा या नहीं। यी फान कहती है कि अब हालात काबू में है। फिर उसे याद आता है कि अगर वो देर से लौटी तो शायद सोंग जियान का जन्मदिन छूट जाएगा। सोंग जियान बस इतना कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। वो अभी अपनी दिल की बात नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि इससे यी फान काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी। रास्ते में जिया उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और ग्रुप फोटो भी भेज देती है। जब यी फान तस्वीरें जूम करके देखती है तो पाती है कि हर फोटो में सोंग जियान कैमरे की बजाय सिर्फ उसी को देख रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उधर सोंग जियान भी दोस्तों के ग्रुप में बिना एडिट वाली तस्वीरें मांगता है। दोस्त हैरान हो जाते हैं कि वो पहली बार ग्रुप में मैसेज कर रहा है। जिया सारी तस्वीरें भेज देती है। सोंग जियान मजाक में कहता है कि बिना एडिट वाली फोटो ही चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को वही पसंद आएगी। उसकी बात सुनकर दोस्त फिर उसे छेड़ने लगते हैं। इस बीच यी फान भूस्खलन वाली जगह पहुंच जाती है। हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब होते हैं। टीम को बताया जाता है कि उन्हें कई दिनों तक वहीं रुककर लगातार रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। भूस्खलन वाली जगह पर रिपोर्टिंग करते समय यी फान के कान के पीछे हल्की सी चोट लग जाती है। वो उसे साफ करके आराम करने चली जाती है। तभी सोंग जियान उसे मैसेज करके पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन यी फान उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चोट की बात छिपा लेती है। 2-3 दिनों तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है। हर दिन सोंग जियान उसे मैसेज करके याद दिलाता है कि उसके जन्मदिन में अब कितने दिन बाकी है। एक दिन वो मजाक में कहता है कि घर लौटते समय उसके लिए एक सेब लेकर आना। यी फान ये सोचकर उदास हो जाती है कि शायद वो उसके जन्मदिन तक वापस ही न पहुंच पाए। रात को दोनों फोन पर बात करते हैं। सोंग जियान उसे आराम करने के लिए कहता है। क्रिसमस पर यी फान उसे एक सेब की तस्वीर बनाकर भेजती है और कहती है कि फिलहाल इसी से काम चला लो, असली सेब लौट कर देगी। सोंग जियान हंसकर कहता है कि बस सुरक्षित वापस आ जाना। धीरे धीरे यी फान को यकीन हो जाता है कि वो उसके जन्मदिन पर नहीं पहुंच सकेगी। एक दिन अस्पताल से लौटते समय उसे कोई दूर से उसका नाम लेकर पुकारता है। वो घबराकर इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। असल में कोई छिपकर उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। काम खत्म होने के बाद टीम वापस लौटने की तैयारी करती है, लेकिन उसी रात फ्लाइट नहीं मिलती, इसलिए सबको अगले दिन निकलना पड़ता है। इसी वजह से यी फान आधी रात को ही सोंग जियान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देती है। सोंग जियान खुश होकर कहता है कि इतने दिनों तक उसे याद दिलाने की मेहनत बेकार नहीं गई। यी फान माफी मांगती है कि शायद वो समय पर वापस नहीं आ पाएगी। फिर बताती है कि उसने पहले ही उसके लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर दिया है, जो अगले दिन घर पहुंच जाएगा। गिफ्ट वो लौट कर देगी। अगली सुबह काम न होने की वजह से यी फान उसी इलाके में घूमने निकलती है। ये वही जगह होती है जहां उनके स्कूल के दिन बीते थे। वो अपने पुराने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे पहचान लेता है और पुराने दिनों की बातें करने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो वहीं रुक जाती है। इंतजार करते हुए वो उस रेस्टोरेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। कुछ देर बाद अचानक सोंग जियान वहीं पहुंच जाता है। उसे सामने देखकर यी फान हैरान रह जाती है। वो मजाक में कहता है कि वो जादुई दरवाजे से आया है। जब यी फान पूछती है कि उसे उसके यहाँ होने का पता कैसे चला, तो वो बात टाल देता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि स्कूल के दिनों में यी फान ने कहा था कि उसका सपना अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का है। उसी सपने की वजह से सोंग जियान ने बाद में अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था, लेकिन ये बात यी फान कभी नहीं जान पाई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सोंग जियान आखिर अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि इतने साल बीत गए, लेकिन उसने कभी यी फान से प्यार करना नहीं छोड़ा। ये सुनकर यी फान मुस्कुराती है और शर्माते हुए इशारों में कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। फिर हंसकर पूछती है, तो अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? ये सुनते ही सोंग जियान खुशी से झूम उठता है। बारिश में लौटते समय सोंग जियान पूरा छाता यी फान की तरफ कर देता है और खुद भीगता रहता है। जब यी फान उसे भी छाते के नीचे आने को कहती है, तो वो मुस्कुराकर कहता है कि प्यार जताने का मौका बार बार नहीं मिलता। रास्ते में दोनों एक दुकान से सेब भी खरीद लेते हैं और उनका रिश्ता आखिरकार शुरू हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस दिन यी फान रिपोर्टिंग के लिए गई थी, उसी दिन सोंग जियान ने तय कर लिया था कि अगर वो उसके जन्मदिन पर घर नहीं आ सकती तो वो खुद उसके पास जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही वहां आने का टिकट बुक कर लिया था। इसके बाद दोनों पास के एक होटल में रुकते हैं क्योंकि अगली सुबह उनकी फ्लाइट होती है। कमरे में सोंग जियान मजाक में कहता है कि वो तो अपना बर्थडे गिफ्ट लेने इतनी दूर आया है। यी फान बताती है कि असली गिफ्ट तो घर पर रह गया है। तभी सोंग जियान उससे अपना फोन ढूंढने को कहता है। जैसे ही यी फान मुड़ती है, दोनों के होंठ हल्के से टकरा जाते हैं। दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं।
सॉन्ग जियान हंसकर कहता है कि उसे तो बर्थडे गिफ्ट पहले ही मिल गया। यीफान पूछती है कि उसे यहाँ आने का टिकट कैसे मिल गया, जबकि उसे वापसी का टिकट भी नहीं मिला। सॉन्ग जियान बताता है कि उसने पहले से ही सब प्लान कर लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो उसके जन्मदिन पर नहीं लौट पाएगी। खाना खाते समय सॉन्ग जियान जानबूझकर धीरे धीरे खाता है ताकि उसके साथ थोड़ा और समय बिता सके। इसी बीच शाओ शाओ उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर समझ जाती है कि सॉन्ग जियान की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यीफान ही है। वो तुरंत फोन करके पूरी कहानी पूछती है। दूसरी तरफ सॉन्ग जियान का दोस्त भी शाओ शाओ को मैसेज करके प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता। अगले दिन दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में चेंग मिलता है और सॉन्ग जियान को छेड़ते हुए कहता है कि अब यीफान उसे कभी पसंद नहीं करेगी। सॉन्ग जियान मुस्कुराकर जवाब देता है कि अब वो पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। घर पहुंचकर सॉन्ग जियान अपना बर्थडे गिफ्ट खोलता है। उसमें एक खूबसूरत कोट होता है। यीफान कहती है कि उसने उसे कभी इस रंग के कपड़े पहने नहीं देखा, इसलिए खास तौर पर यही चुना। सॉन्ग जियान गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट तो कल वाला किस था। ये सुनकर यीफान फिर शर्म से लाल हो जाती है। फिर वो उसके कान के पीछे लगी चोट देखता है और दवा लगाने लगता है। जब यीफान शरारत में दर्द होने का नाटक करती है तो वो और भी प्यार से दवा लगाता है। जाते जाते वो कहता है कि कल नहाकर उसके पास आ जाना। यीफान पहले कुछ और समझ बैठती है और शर्माने लगती है। तब सॉन्ग जियान हंसकर बताता है कि वो सिर्फ दोबारा दवा लगाना चाहता है। ये सुनते ही वो झेम कर अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन ऑफिस में चेंग पूछता है कि उसने सॉन्ग जियान को ही क्यों चुना। वो उसके बारे में कई बुरी बातें कहता है, लेकिन यीफान साफ जवाब देती है कि वो बचपन से सिर्फ सॉन्ग जियान से प्यार करती है और हमेशा उसी से करती रहेगी। फिर वो चेंग से कहती है कि अब उसका समय बर्बाद न करे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। शाम को यीफान सॉन्ग जियान के रेस्टोरेंट जाती है। उसके दोस्त उसे सॉन्ग जियान के पास बैठा देते हैं और मजाक करने लगते हैं। तभी किसी की नजर सॉन्ग जियान के नए कोट पर पड़ती है। वो गर्व से कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है। सब पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो मुस्कुराकर बात घुमा देता है। बाद में वो यीफान से कहता है कि अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक दिन वो खुद सबको सच बता देगा। उधर सॉन्ग जियान का दोस्त शाओ शाओ को प्रपोज करने की तैयारी करता है। शियान भी उसकी मदद करता है और कहता है कि शाओ शाओ ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए अगर वो उससे प्यार करता है तो हमेशा उसका ख्याल रखे। रात को घर लौटते समय यीफान सॉन्ग जियान के लिए स्नैक्स खरीदती है। सॉन्ग जियान मुस्कुराकर कहता है कि अब आखिरकार उसने अपना पुराना वादा निभा ही दिया। सॉन्ग जियान और यीफान साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यीफान की नजर सामने लगे फेरिस व्हील पर पड़ती है। सॉन्ग जियान तुरंत उसे वहां घुमाने ले जाता है। टिकट लेते समय यीफान चोरी छिपे उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग जियान उसे पकड़ लेता है। राइड शुरू होते ही यीफान पूछती है कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है। सॉन्ग जियान बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे फेरिस व्हील ऊपर जाता है उसका डर साफ दिखाई देने लगता है। ये देखकर यीफान हंसी रोकने की कोशिश करती है। नीचे उतरने के बाद सॉन्ग जियान दोबारा राइड पर जाने की जिद करता है। इस बार वो कहता है कि बाहर का नजारा छोड़ो, सबसे खूबसूरत नजारा तो उसके सामने खड़ा है। फिर वो खुद यीफान की तस्वीरें खींचता है। दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। तभी उसे याद आता है कि लोग कहते हैं फेरिस व्हील की सबसे ऊंची जगह पर अगर कोई कपल किस करे तो उनका प्यार हमेशा बना रहता है। यही सोचकर वो अचानक यीफान को किस कर लेता है। दोनों शर्म से मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखता है कि कॉलेज के दिनों में जब सॉन्ग जियान को पता चला था कि यीफान एक खास गेम खेलती है, तो सिर्फ उससे जुड़े रहने के लिए उसने भी वही गेम खेलना शुरू कर दिया था। उसने लगातार मेहनत करके अपनी रैंक बढ़ाई ताकि एक दिन उसके साथ खेल सके। इतने सालों में ऐसा एक भी पल नहीं था जब उसने यीफान को याद न किया हो। दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं, लेकिन उसी रात यीफान के फोन पर एक अनजान नंबर से उसकी तस्वीर भेजी जाती है। वो कॉल करके देखती है तो पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने बचपन में उसे परेशान किया था, यानी उसकी आंटी का भाई। ये जानकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। अगले दिन वो खुद को संभालते हुए उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और तय करती है कि अब सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देगी। इसके बाद वो पहली बार सॉन्ग जियान के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। सॉन्ग जियान बड़े चाव से सब कुछ खा जाता है। जब यीफान पूछती है कि खाना कैसा लगा तो वो मुस्कुराकर कहता है कि खाते समय बात नहीं करते। यीफान मजाक में कहती है कि अगर खाने में जहर होता तो भी क्या वो ऐसे ही खा लेता। ये सुनकर सॉन्ग जियान तुरंत एक निवाला उसे भी खिलाता है और कहता है कि फिर दोनों साथ खाएंगे। बातों बातों में यीफान कहती है कि नींद में चलते समय चोट से बचाने के लिए उसने जो सेफ्टी लाइट्स लगाई थी उनका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो ये भी बताती है कि जब से सॉन्ग जियान उसकी जिंदगी में आया है
उसका तनाव और नींद में चलने की समस्या पहले से काफी कम हो गई है। वो उसे हर समय साथ देने के लिए धन्यवाद कहती है। सोंग जियान जवाब देता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ठीक से मिल भी नहीं पाते। इसी बीच यी फान एक एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग के लिए जाती है। वहाँ घायल टैक्सी ड्राइवर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी आंटी का भाई होता है। उसे देखते ही पुरानी दर्दनाक यादें लौट आती है और उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। घर लौटने पर सोंग जियान उसकी उदासी महसूस करता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताती, बस उसे हल्का सा किस करके सोने चली जाती है। सोंग जियान उसे रोककर प्यार से किस करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन यी फान उसे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देती है। उसमें कपल ब्रेसलेट होता है। पहले तो सोंग जियान कहता है कि ये लड़कियों वाला डिजाइन है, लेकिन फिर खुशी खुशी पहन लेता है। बदले में वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डर देता है। कमरे में जाकर जब यी फान उसे सुनती है तो उसमें सोंग जियान की रिकॉर्ड की हुई प्यारी आवाज होती है। वो कहता है कि काम करते समय अपना ध्यान रखना और जितनी जल्दी हो सके अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस आ जाना। ये सुनकर यी फान भावुक हो जाती है। उसी दिन सोंग जियान के दोस्त की रिसेप्शन पार्टी होती है, लेकिन पार्टी में जाने से पहले आंटी का भाई यी फान के ऑफिस के बाहर उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वो कहाँ काम करती है। पार्टी में सोंग जियान के दोस्त फिर डू वान की तारीफ करने लगते हैं। सोंग जियान मजाक मजाक में सबसे पूछता है कि असल में ज्यादा हैंडसम कौन है, लेकिन उसकी अपनी बहन भी डू वान का नाम ले देती है। तभी यी फान वहाँ पहुँचती है और सबको पता चल जाता है कि वही सोंग जियान की गर्लफ्रेंड है। पार्टी के बाद यी फान थोड़ी ज्यादा शराब पी लेती है। सोंग जियान उसे सुरक्षित घर लेकर आता है। रास्ते भर वो कहती रहती है कि वो बहुत भारी है, लेकिन सोंग जियान हंसकर कहता है कि वो तो बिल्कुल हल्की है और उसे थोड़ा मोटा होना चाहिए। घर पहुंचकर यी फान अपने कमरे की बजाय सोफे पर ही सो जाती है। सोंग जियान उसे उठाकर कमरे तक ले जाता है। नींद में भी वो उसका नाम पुकारती रहती है, इसलिए वह भी उसके पास ही सो जाता है। सुबह उठकर दोनों थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। उसी शाम यी फान सोंग जियान के रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सोंग जियान आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। यी फान साफ इनकार कर देती है। सोंग जियान उसे वहाँ से ले जाता है। जाते जाते वो आदमी धमकी देता है कि अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। सोंग जियान बार बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन यी फान सच नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि अगर वो आदमी फिर मिले तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। उस रात सदमे की वजह से यी फान फिर नींद में चलने लगती है। सोंग जियान समझ जाता है कि उस आदमी का उसकी पुरानी जिंदगी से गहरा रिश्ता है। वो उसे संभाल कर वापस कमरे में लिटा देता है। नींद में भी यी फान उसका हाथ कसकर पकड़े रहती है, इसलिए वो पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है। अगली सुबह वो मजाक में कहता है कि रात को फिर वही उसके कमरे में चली आई थी। यी फान यकीन नहीं करती और जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वही आदमी अब उसके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा है। उसे देखकर वो डर जाती है। बाद में चेंग उसे अपनी फेयरवेल पार्टी में बुलाता है। काम खत्म करके जब यी फान बाहर निकलती है तो वो आदमी फिर उसके सामने आ जाता है। वो अपने पुराने गुनाह को छोटी सी गलती बताकर माफी मांगने का नाटक करता है और उल्टा अपनी बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार भी उसी को ठहराता है। तभी चेंग वहाँ आ जाता है, जिससे वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर सोंग जियान के रेस्टोरेंट पर अचानक फूड पॉइजनिंग की झूठी शिकायत दर्ज हो जाती है। जांच के लिए अधिकारी आकर रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद करवा देते हैं। सोंग जियान दूर खड़े उसी आदमी को देखकर समझ जाता है कि ये सब उसी की चाल है। फिर भी वह ये बात यी फान से छिपा लेता है। लेकिन रात में यी फान को उसकी माँ का मैसेज मिलता है। माँ कहती है कि सोंग जियान जैसे इंसान से दूर रहो। तभी यी फान समझ जाती है कि उसके आंटी के भाई ने ही सोंग जियान को फंसाने की साजिश रची है। गुस्से में वो बारिश के बीच अपनी माँ और आंटी के घर पहुंच जाती है। वहाँ वो उस आदमी को साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी या सोंग जियान की जिंदगी में दखल दिया तो इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। आंटी उल्टा उसी को एहसान याद दिलाने लगती है। तब यी फान कहती है कि उसके पिता ने उन लोगों की जितनी मदद की थी उसका हिसाब कोई कभी नहीं चुका सकता। वो अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि जिसने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया उससे अब उसे कोई उम्मीद नहीं है। घर लौटकर यी फान खुद को दोष देने लगती है कि उसकी वजह से सोंग जियान का रेस्टोरेंट बंद हो गया। सोंग जियान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि अगर उसके साथ रहने से सोंग जियान की जान और काम दोनों खतरे में पड़ते हैं तो शायद उसे उससे दूर हो जाना चाहिए। सोंग जियान अपनी बहन से मिलने बाहर जाता है। उसके जाते ही यी फान चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो एयरपोर्ट पर उसे अलविदा कहती है और उसी रात बिना किसी को बताए
शहर छोड़ देती है। जाने से पहले वो अपनी दोस्त से सिर्फ इतना कहती है कि उसकी बिल्ली का ध्यान रखे। जब दोस्त बिल्ली को देखने घर पहुंचती है तो वहां सिर्फ बिल्ली मिलती है, लेकिन यी फान गायब होती है। वो फोन भी नहीं उठाती। ये बात सुनते ही सोंग जियान घबराकर घर लौटता है। कमरे में जाकर उसे पता चलता है कि यी फान अपना सारा सामान ले जा चुकी है। लॉकर में उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें यी फान लिखती है कि उसके साथ रहने से सोंग जियान हमेशा खतरे में रहेगा, इसलिए वो उसे छोड़कर जा रही है। वो ये भी लिखती है कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे, लेकिन सोंग जियान हार नहीं मानता। वो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है और हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यी फान हांगकांग जाकर रहने लगती है। सोंग जियान उसके पुराने घर, कॉलेज और पहली नौकरी वाली कंपनी तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि नौकरी के दौरान भी यी फान ने बहुत परेशानियां झेली थी। फिर वो उसकी आंटी के घर भी जाता है, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। जब वो उस छोटे से कमरे को देखता है जहां कभी यी फान रहती थी तो उसकी आंखें भर आती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने इतनी मुश्किल जिंदगी आखिर कैसे बिताई होगी। कुछ समय बाद यी फान की दोस्त बताती है कि उससे फोन पर बात हुई थी। वो सुरक्षित है, लेकिन उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई। उधर हांगकांग में अकेली बैठी यी फान पुराने दिनों को याद करती है और तभी उसके अतीत का पूरा सच सामने आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि आंटी के घर रहने के दौरान पूरा परिवार उसे अकेला छोड़ देता था। एक दिन उसकी आंटी का भाई घर में अकेला पाकर उसके कमरे में घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बचने के लिए यी फान खिड़की तोड़कर ऊपर से नीचे कूद जाती है। जब परिवार घर लौटता है तो मामला उल्टा उसी पर डाल दिया जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी अपनी माँ भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और आंटी के भाई का साथ देती है। उसी दिन टूटकर यी फान हमेशा के लिए वो घर छोड़ देती है। यही दर्द वो आज तक अपने दिल में दबाए हुए थी। इसी दौरान उसका बचपन का दोस्त शियान उसे हांगकांग में देख लेता है। पहले तो यी फान उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में शियान को सब सच बता देती है। वो अब रिपोर्टर की नौकरी छोड़कर पार्ट टाइम काम कर रही होती है। उधर सोंग जियान के रेस्टोरेंट में वही आदमी एक महिला ग्राहक के साथ बदतमीजी करता है। सोंग जियान उसे पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। लड़ाई के दौरान वो आदमी खुद कबूल कर लेता है कि उसने पहले भी सोंग जियान की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी। ये सुनकर सोंग जियान का गुस्सा और बढ़ जाता है। बाद में शियान सोंग जियान को बताता है कि उसने यी फान को हांगकांग में देखा था। बस इतना पता होता है कि वो किस इलाके में थी। सोंग जियान तुरंत हांगकांग पहुंच जाता है और हर होटल में उसे ढूंढता है। एक होटल में उसके रुकने का रिकॉर्ड भी मिलता है, लेकिन वो एक दिन पहले ही वहां से जा चुकी होती है। थका हुआ सोंग जियान जिस छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाता है वही यी फान पार्ट टाइम काम कर रही होती है। दोनों एक ही जगह होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। सोंग जियान का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड वही रुककर यी फान की तलाश जारी रखते हैं। अगले दिन वे आखिर उसे ढूंढ लेते हैं। वे पूछते हैं कि क्या सोंग जियान को बता दे। यी फान कहती है कि वो खुद उससे बात करेगी। जैसे ही उसका फोन आता है, सोंग जियान तुरंत अगली फ्लाइट पकड़कर हांगकांग पहुंच जाता है। उस दिन बच्चों की डांस प्रतियोगिता होती है जिसमें यी फान उन्हें सिखा रही होती है। प्रतियोगिता में बच्चों को दूसरा पुरस्कार मिलता है। इसके बाद सोंग जियान सीधे यी फान के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। बच्चों के सामने दोनों थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाते हैं। होटल पहुंचकर यी फान पहली बार उसे पूरा सच बता देती है। वो बताती है कि आंटी के भाई ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी और उसी से बचाने के लिए वो उससे दूर चली गई थी। ये सुनकर सोंग जियान कहता है कि गलती उसकी नहीं, उस आदमी की है और अब उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोनों फिर साथ घर लौट आते हैं और पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। अब यी फान भी तय कर लेती है कि वो दोबारा कभी डरकर नहीं भागेगी। कुछ समय बाद रिपोर्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात अपनी आंटी के घर की बहू से होती है। वो बताती है कि आंटी के भाई ने उसके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने उसकी बातचीत चोरी छिपे रिकॉर्ड कर ली है। उसी रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि उसी आदमी ने पहले एक लड़की का रेप और हत्या की थी और आंटी ने पैसे के लालच में पूरा मामला दबा दिया था। ये सुनकर यी फान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की उसकी स्कूल की दोस्त थी। वो तुरंत इस मामले की रिपोर्ट तैयार करती है और खबर पूरे शहर में वायरल हो जाती है। उधर सोंग जियान उसे लेने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन बाहर वही अपराधी उसका इंतजार कर रहा होता है। सोंग जियान उससे भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान वो आदमी चाकू निकाल लेता है। इसी बीच यी फान को पता चलता है कि सोंग जियान पर हमला हुआ है। वो घबराकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में ट्रैफिक में फंसने पर वो पैदल ही भागने लगती है। तभी सोंग जियान किसी और के फोन से कॉल करके बताता है कि वो सुरक्षित है। अस्पताल पहुंचकर यी फान देखती है कि उसके हाथ में 8 टाके लगे हैं। वो उसे डांटती है,
लेकिन सॉन्ग जियान मुस्कुराकर कहता है कि अब वो आदमी पुलिस की गिरफ्त में है। बाद में पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी मदद करने के आरोप में यीफान की आंटी भी जेल भेज दी जाती है। अदालत दोनों को कड़ी सजा सुनाती है। आखिरकार उसकी बचपन की दोस्त को भी न्याय मिल जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद दोनों घर लौटते हैं। सॉन्ग जियान घायल होने की वजह से ठीक से कपड़े भी नहीं बदल पाता, तो यीफान उसकी मदद करती है। दोनों के बीच फिर प्यारे और रोमांटिक पल आते हैं। कुछ दिनों बाद यीफान की माँ उससे मिलने आती है। वो अपनी गलती मानकर माफी मांगती है कि उसने उस समय बेटी पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यीफान कहती है कि जिस दिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी थी, उसी दिन उनके रिश्ते का भरोसा खत्म हो गया था। वो ये भी बताती है कि पिता की मौत के कुछ ही महीनों बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए उसे हमेशा लगा कि उसकी माँ ने परिवार से ज्यादा अपनी नई जिंदगी को चुना। माँ बताती है कि अब उसका पति भी उसे छोड़ चुका है और वो अकेली रह गई है। फिर भी यीफान उसे माफ नहीं कर पाती और साफ कह देती है कि जिस दिन वो आंटी के घर से कूदी थी, उसी दिन उसने अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद यीफान सॉन्ग जियान के साथ उसके घर जाती है। पूरा परिवार उसका खुले दिल से स्वागत करता है। रात को दोनों साथ समय बिताते हैं। अगले दिन सॉन्ग जियान उसे अपने पुराने स्कूल ले जाता है। वही फ्लैशबैक में पता चलता है कि पहली मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। सॉन्ग जियान ने पहली नजर में ही यीफान को पसंद कर लिया था और जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की थी। स्कूल में उनके सभी दोस्त पहले से मौजूद रहते हैं। सब स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पुराने दिनों जैसा माहौल बना देते हैं। तभी सॉन्ग जियान घुटनों के बल बैठकर अंगूठी निकालता है और कहता है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ बिताना चाहता है। आंखों में आंसू लिए यीफान मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और अंगूठी पहन लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ दोनों की प्यार भरी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।